आज का जो टॉपिक है एक्चुअली हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग एपीएच। ये थ्योरी वाला क्लास होगा। मैंने जब एप्लीकेशन देखा तो वहाँ पे एपीएच का उतना डिटेल में है नहीं, जो बताया गया है वो सुपरफिशियली था। और थोड़ा हम डिटेल में बात करेंगे आज एपीएच के रिगार्डिंग, और जो पोस्टपार्टम हेमरेज, पीपीएच एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट क्लास। सो आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली ऑन एपीएच, जो कि थ्योरी वाला पार्ट होगा। और इसका जो एमसीक्यू है वो ऑलरेडी अपलोडेड है एप्लीकेशन के अंदर। अगर किसी को नहीं मिला तो फिर मुझे बोल देना, आई विल गाइड यू। तो शुरू करते हैं। आज हम थ्योरी वाला पार्ट बेसिकली डिस्कशन करेंगे। क्या रेडी हो सब लोग? यस सर। यस सर। चलो, यस सर। सो पहले समझ लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय एंटीपर्टम हेमोरेज। एंटीपर्टम हेमोरेज का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय हेमरेज एंटीपर्टम हेमोरेज? बिफोर डिलीवरी। हाँ, सो बिफोर डिलीवरी अगर क्या होता है? बिफोर डिलीवरी ऑफ द बेबी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे नोट करना तुम भूल गए। एक तो हमने बोल दिया कि डिलीवरी ऑफ द बेबी एक तो टाइमलाइन है, दूसरा टाइमलाइन है जो कि कौन सा वीक के बाद हमें कंसिडर करना कि वो एपीएच है, वो हम भूल गए बताने के लिए। जो टाइमलाइन है या रेंज है वो शुरू होता है फ्रॉम द पीरियड ऑफ वायबिलिटी, और जो कि थोड़ा सा क्या बोलें कंफ्यूजिंग वाला पार्ट है। पीरियड ऑफ वायबिलिटी को लेके बहुत सारे गाइडलाइंस अलग अलग चीज़ें बोले हैं, तो पीरियड ऑफ वायबिलिटी को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन होना मतलब बनता है, क्योंकि डिफरेंट गाइडलाइंस हैं और अलग अलग टाइमलाइंस वो उन्होंने दिए हैं। चलिए तो शुरू करते हैं डेफिनेशन के साथ। एपीएच का मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय एपीएच? ब्लीडिंग फ्रॉम द जेनाइटल ट्रैक्ट। मैं नोट लिखूंगा और साथ में मेरे साथ भी लिख सकते हो। ब्लीडिंग फ्रॉम द जेनाइटल ट्रैक्ट, एपीएच हम बात करेंगे। डेफिनेशन ऑफ एपीएच पहले। एपीएच का मतलब है ब्लीडिंग फ्रॉम जेनाइटल ट्रैक्ट। यहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमें समझ लेना चाहिए वो है आफ्टर 20th वीक। ठीक है, आफ्टर 20th वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी और जेस्टेशनल एज, बट बिफोर, याद रखना, बिफोर डिलीवरी ऑफ द फिटस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? ब्लीडिंग फ्रॉम द जेनाइटल ट्रैक्ट आफ्टर 20th वीक ऑफ जेस्टेशन और 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, बट बिफोर डिलीवरी ऑफ द फिटस। इसका मतलब क्या? बिफोर डिलीवरी ऑफ द फिटस का मतलब है कि वी आर इंक्लूडिंग द स्टेज 1 ऑफ द लेबर प्लस स्टेज 2 ऑफ लेबर, इसके अंदर इंक्लूडेड है। याद रखना, अगर हम बात करेंगे एपीएच के रिगार्डिंग तो लेबर का पहला वाला स्टेज और सेकेंड स्टेज दोनों इसी के अंदर आ रहा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बिफोर डिलीवरी ऑफ द फिटस। ठीक है ना? स्टेज 1 का मतलब क्या? जल्दी बताओ। अनसेट ऑफ लेबर पेन, फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स। हाँ, ट्रू लेबर पेन टू फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स। ट्रू लेबर पेन टू फुल डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स। ठीक है ना? फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स। ठीक है, जो कि बेसिकली हम मानते हैं 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया नंबर 1 स्टेज 1। स्टेज 2 का मतलब क्या? फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स टू डिलीवरी ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ फिटस। हाँ, डिलीवरी ऑफ द बेबी या फिटस। ठीक है ना? तो ये स्टेज 1 एंड 2 दोनों इसी के अंदर आ रहा, एपीएच के अंदर। मान के चलो किसी का पहला वाला स्टेज 1 के अंदर जब सर्विक्स डायलेट हो रहा उस टाइम के अंदर ब्लीडिंग हो रहा, वो भी आएगा एपीएच के अंदर। जब फिटस डिलीवरी हो रहा वो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी अगर ब्लीडिंग हुआ, दैट ऑल्सो विल बी कंसिडर्ड एज एपीएच। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन जैसे ही फिटस डिलीवरी हो गया उसके बाद अगर कुछ होता है ब्लीडिंग, देन दैट विल बी कंसिडर्ड एज पीपीएच। समझ में आया? टाइमलाइन समझ लो, बेहतर है तुम्हें एपीएच और पीपीएच दोनों के बीच में कोई मतलब क्या बोले कन्फ्यूजन ना हो। अभी और एक चीज़ यहाँ पे डेफिनेशन हमने बोल दिया कि जेस्टेशनल एज क्या होना चाहिए? 20 वीक्स होना चाहिए, एंड फ्रॉम हियर टू डिलीवरी ऑफ द बेबी।
हाँ या ना बोलो, डिलीवरी ऑफ द फिटेस्ट, दिस इज द टाइमलाइन नंबर 1। दूसरा डेफिनेशन ये बोलता है कि वी आर नॉट सेइंग दिस इज जेस्टेशनल एज ऑफ 20 वीक्स, वी आर नॉट सेइंग दैट। ये ब्लीडिंग होगा फ्रॉम द जेनेटल ट्रैक्ट बट आफ्टर द पीरियड ऑफ फिटल वायबिलिटी, आफ्टर द पीरियड ऑफ फिटल वायबिलिटी, फिटल वायबिलिटी जो कि एक्सटेंड होगा टिल द डिलीवरी ऑफ द फिटेस्ट। अब यहाँ पे एक बात आ जाता है कि पहले जो इंडिया में गाइडलाइन था वो गाइडलाइन के हिसाब से जो प्रीवियसली हम कंसिडर करते थे, प्रीवियसली द पीरियड ऑफ वायबिलिटी वाज कंसिडर्ड एज 28 वीक्स। इसका मतलब है अगर कोई बच्चा 20 वीक्स के बाद पैदा होता है, जेस्टेशनल एज और 28 वीक्स के बाद अगर वो डिलीवरी होता है, देन वी कैन सेव द बेबी, बेबी को हम बेबी सर्वाइव कर सकता है, ठीक है ना। प्रीवियसली हम ये कंसिडर करते थे क्योंकि हमारे पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं था, उतना मेडिकल एडवांस हुआ नहीं था, उतना इंस्ट्रूमेंट्स या मशीन्स या फिर जो सपोर्टिव डिवाइसेस हैं वो सारे उतना एडवांस नहीं था। ये सिंपली बोला जाए तो मेडिकल फील्ड में उतना एडवांसमेंट नहीं हुआ था जब हम 28 वीक्स बोल रहे थे। अगर मैं ये बोलूँ कि अगर हम ये 28 वीक्स वाला बच्चा को, अगर हम चाहते हैं कि कोई बच्चा अगर 20 वीक्स या 22 वीक्स या 24 वीक्स में वो बच्चा को हम बचाना चाहेंगे, तो फिर उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए ज़्यादा मेडिकल एडवांसमेंट चाहिए, मतलब ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा, ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट इन द सेंस कुछ ऐसे सपोर्टिव डिवाइसेस जो कि बच्चा को ज़िंदा रखने में, वो हो सकता है वेंटिलेटर हो, वो चाहे कोई दूसरा बच्चे का एनवायरनमेंट के लिए जो भी मतलब डिवाइसेस चाहिए या मशीन्स चाहिए, वो सारे NICU में अवेलेबल होना चाहिए, जो कि एक हाई कॉस्ट वाला NICU होगा, और वो एडवांस टेक्नोलॉजी भी होना चाहिए फॉर मॉनिटरिंग ऑफ द बेबी एज वेल। तो जैसे ही हमारा इंडिया में जैसे ही एडवांस होता गया मेडिकल फील्ड, अब हम कंसिडर कर रहे हैं कि नहीं 20 वीक्स नहीं, हम 24 वीकर वाला बच्चा को भी बचा सकते हैं, ठीक है ना। नाउ वी आर कंसिडरिंग दैट 24 वीकर बेबी ऑल्सो वी कैन सेव द बेबी ऑफ 24 वीक, जिसे हम बोलते हैं कि इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ये बोल रहा है कि हम ये बचा लेंगे 24 वीकर बेबी को, या फिर जो RCOG गाइडलाइन है, रॉयल कॉलेज ऑफ गायनेकोलॉजी, वो भी बोलता है सेम कि हम 24 वीकर वाला बच्चे को बचा लेंगे, ठीक है। तो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स अब बोल रहा है कि हम 24 वीकर वाला बच्चे को बचा लेंगे, लेकिन WHO का मानना है द पीरियड ऑफ वायबिलिटी कैन बी 22 वीक्स, ठीक है ना। वो 22 वीक्स को कंसिडर कर रहा पीरियड ऑफ वायबिलिटी को, ठीक है, एज पर WHO गाइडलाइन। RCOG IAP बोल रहा है कि हम 24 वीक्स लेंगे, WHO बोल रहा है 22 वीक्स। जैसे कि ACOG अगर बोलें तो ACOG बोल रहा है कि नहीं, मैं भाई ये तो 20 वीकर वाला बच्चे को भी बचा लेंगे, अमेरिका में क्योंकि ज़्यादा एडवांस्ड मेडिकल फील्ड है तो वो बचा लेंगे। तो ये डिपेंड कर रहा है कि कौन सा वाला कंट्री कितना मेडिकली एडवांस्ड है, उस हिसाब से पीरियड ऑफ वायबिलिटी विल बी डिफरेंट। So what we have to remember based on our country and guidelines. So IAP बोलता है 24 वीक्स, पहले था 28 वीक्स, ठीक है, समझ में आया? हाँ या ना बोलो? Yes, sir. Now let's talk about what are the causes of APH. Causes of antepartum hemorrhage. Antepartum hemorrhage का क्या कॉज है? एंटीपर्टम हेमरेज का कॉज आइदर प्लासेंटा के वजह से हो सकता है, प्लासेंटा में कोई गड़बड़ी हो, ठीक है, हो सकता है प्लासेंटा के बाहर, मान सकते हैं कि सर्विक्स का हो या फिर मतलब यूट्रस का हो या फिर वाजानल कैनाल का हो, तो वहाँ पे कोई अगर प्रॉब्लम हो जिसे हम बोलेंगे क्या, एक्स्ट्रा प्लासेंटल, ठीक है। तो प्लासेंटा के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो बोलेंगे प्लासेंटल कॉज। एक्स्ट्रा प्लासेंटल मतलब प्लासेंटा के बाहर अगर कोई प्रॉब्लम हुआ है। तीसरा कोई रीज़न हो सकता है जिसे
हम ये नहीं बता पाएंगे कि एग्जैक्टली इसी के वजह से हुआ होगा और ये कोई कैटेगरी के अंदर नहीं आ रहा, तो हम उससे बोलेंगे अनएक्सप्लेन्ड, अनएक्सप्लेन्ड या फिर इनडिटरमाइंड। जो हम कोई कैटेगरी के अंदर इसको नहीं डाल सकते वो आएगा इधर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्लेसेंटल कॉज क्या हो सकता है। द मेजर कॉज इज द प्लेसेंटा प्रीविया, placenta previa, and the second most common cause of antepartum hemorrhage, हाँ abruptio placenta, very good, abruptio placenta, ठीक है। so these are two major cause of antepartum hemorrhage। अगर एक्स्ट्रा प्लासेंटल बोलें जो कि प्लासेंटा के बाहर है, प्लासेंटा का कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हो सकता है जब वाजाइनल कैनाल में कोई लोकल इंजरी हुआ होगा, ठीक है ना, लोकल इंजरी, वहाँ से ब्लीडिंग हो रहा होगा। हो सकता है सर्विक्स का कोई कैंसर हो, सर्वाइकल कार्सिनोमा, सीए सर्विक्स बोल सकते हैं, तो उसके वजह से हो सकता है कोई ब्लीडिंग, या फिर किसी को अगर वेरिकोज वेन है उसके वजह से हो सकता है कि ब्लीडिंग हो, ठीक है। अनएक्सप्लेन्ड या इनडिटरमाइंड वाला केस में हो सकता है कि वासा प्रीविया हो, वेलामेंटस इसे बोल सकते हो, वासा प्रीविया, या फिर सक्सेंचुरिएट लोब, सक्सेंचुरिएट लोब। कौन बताएगा व्हाट डू मीन बाय सक्सेंचुरिएट लोब? एक्स्ट्रा प्लेसेंटा लोब बन जाना जिसमें ब्लड वेसल गया हो। हाँ, मान के चल रहे हैं ये प्लासेंटा है और यहाँ से कोई दूर दूसरा एक ऐसे लोब बना हो, ठीक है ना, तो इसे क्या बोलेंगे? सक्सेंचुरिएट लोब, ठीक है ना, और इसके अंदर भी ब्लड वेसल्स गया होगा। अब यहाँ पे अनएक्सप्लेन्ड या इनडिटरमाइंड कॉज के अंदर वासा प्रीविया एंड सक्सेंचुरिएट लोब आ रहा। वासा प्रीविया का मतलब क्या? मान के चलो ये प्लासेंटा है और अम्बिलिकल कॉर्ड पहले अम्बिलिकल से नहीं, वो नीचे से सर्विक्स से हो गया है, ब्रांचिंग हो गई है अम्बिलिकल कॉर्ड। मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड से ऐसे जो ब्लड वेसल्स है ना, तो वो कुछ ऐसे ब्रांचिंग बन गया होगा। नॉर्मली क्या होना चाहिए? नॉर्मली हमारा जो प्लासेंटा है इसके अंदर ऐसे आना चाहिए, है या ना, अम्बिलिकल कॉर्ड कैसे अटैच होना चाहिए। लेकिन अगर अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच होने से पहले वो ब्लड वेसल जो है ऐसे ब्रांच बन के जाके ऐसे अटैच हो गया, दिस आर गोइंग टू बी योर ब्लड वेसल्स, ठीक है ना। तो ये अगर मान के चलो जाके सर्विक्स के आसपास जाके रुक गया ये सारे ब्लड वेसल्स और बच्चा ऐसे डिलीवरी हो रहा, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा? ये ब्लड वेसल को ऐसे कंप्रेस करेगा, हो सकता है वो फट सकता है, वहाँ से ब्लीडिंग होना। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एपीएच। सो ये बेसिकली 3 डिफरेंट कैटेगरीज है रिगार्डिंग द कॉज ऑफ एपीएच। एक है प्लासेंटल कॉज, दूसरा एक्स्ट्रा प्लासेंटल एंड तीसरा अनएक्सप्लेन्ड या इनडिटरमाइंड। कोई डाउट बताओ? नो सर। नाउ नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द नंबर 1 or the major culprit of APH is called placenta previa. Placenta previa, placenta previa के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। placenta previa का मतलब क्या है? कौन बोलेगा? What do you mean by placenta previa? जल्दी बताओ। लो लाइन में प्लेसेंटा अटैच हुआ है। Sometimes you are saying this is low lying placenta, but actually this is not low lying. Low lying placenta हम बोल रहे हैं, but actually low lying is a type of placenta previa, ठीक है। Exactly low lying placenta इसका मतलब है नहीं, ठीक है। ये बोल सकते हैं the placenta is located in the lower uterine segment, either partially या फिर completely। तो ये बोल सकते हैं द प्लासेंटा प्रीविया का जो डेफिनेशन, ये डेफिनेशन क्या बोल रहा है? डेफिनेशन सेज द लोकेशन ऑफ द प्लासेंटा, लोकेशन ऑफ द प्लासेंटा, ठीक है, पार्टली और फुली इन लोअर सेगमेंट, इन लोअर सेगमेंट of uterus,
ठीक है, मान के चलो ये हो गया यूट्रस और ये हो गया सर्विक्स। ठीक है, कुछ बुक्स में ऐसा बताया गया है, ये हो गया इंटरनल ओस। इंटरनल ओस का कुछ अराउंड 5 सेंटीमीटर, अप टू 5 सेंटीमीटर, कितना बताओ, अप टू 5 सेंटीमीटर, वी आर सेइंग दिस इज द लोअर सेगमेंट। यहाँ से 5 सेंटीमीटर ऊपर चलो, सो दिस पार्ट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, लोअर सेगमेंट, मतलब रफली वी आर सेइंग लोअर सेगमेंट। अगर प्लासेंटा कुछ यहाँ पे अटैच होता है, वी आर सेइंग दिस इज प्लासेंटा प्रीविया। समझ में आ रहा है? सो द मीनिंग ऑफ प्रीविया इज इन फ्रंट, दिस इज अ लैटिन वर्ड एंड द मीनिंग इज इन फ्रंट। इसका मतलब द प्लासेंटा इज इन द फ्रंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट। ठीक है, मतलब मान के चलते हैं ये हमारा यूट्रस है, यहाँ से मैं ये सारे चीज़ें हटा रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चा कुछ ऐसे होगा, डिलीवरी होने के टाइम ऐसे होगा। ठीक है, और प्रेजेंटिंग पार्ट होगा बच्चे का ये वाला पार्ट, राइट। यहाँ पे अगर मान के चलो प्लासेंटा है, प्लासेंटा कुछ यहाँ पे है जो कि लगा है इधर, सो यहाँ पे मान सकते हैं द प्लासेंटा इज इन द फ्रंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट। ये सर नो, प्लासेंटा इज इन द फ्रंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट। समझ रहे हो, हाँ या ना बोलो? दैट्स व्हाई वी आर सेइंग प्रीविया का मतलब क्या है, इन फ्रंट। इन फ्रंट किसका बताओ, इन फ्रंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द फिटस। समझ में आया, हाँ या ना बोलो? Yes, sir. Now next we'll talk about the classification of the placenta previa. There are a lot of classifications. We'll talk about all the classifications one by one, important है, ठीक है। So we'll talk about Brownie's method of classification. Is an older method, one of the older method called Brownie's method. ठीक है, ब्राउनीज क्लासिफिकेशन यू कैन से, दिस इज वन ऑफ द ओल्डर मेथड। पहले इसको यूज किया जाता था, एग्जाम में पूछ लेगा तो हमें ये जानकारी चाहिए। इसके हिसाब से, ब्राउनीज मेथड के हिसाब से क्लासिफिकेशन को 4 डिफरेंट तरीके से बांटा गया है। इसे बोल सकते हैं टाइप 1, देन विल टॉक अबाउट द टाइप 2, देन टाइप 3 एंड टाइप 4। वेरी गुड, टाइप 4। ठीक है, तो 4 टाइप्स है बेस्ड ऑन द ब्राउनीज क्राइटेरिया। सो टाइप 1 को हम बोलते हैं लैटरल प्लासेंटा प्रीविया। टाइप 2 को बोला जाता है मार्जिनल। टाइप 3 को बोला जाता है इनकम्प्लीट सेंट्रल। और सेंट्रल, यस, कंप्लीट सेंट्रल। एंड टाइप 4 इज कॉल्ड एज कंप्लीट सेंट्रल या फिर सेंट्रल। टाइप 2 टाइप्स होता है, ए एंड बी बोथ। हाँ, टाइप 2 ए एंड बी, अंटीरियर पोस्टीरियर बोल सकते हैं, ठीक है ना। यस सर, अंटीरियर पोस्टीरियर बोल सकते हैं। अंटीरियर में नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है, पोस्टीरियर में डेंजर, सबसे डेंजरस वेराइटी है, विल टॉक अबाउट दैट। ठीक है, सो टाइप 1 इज द लैटरल टाइप। ठीक है, इसमें क्या होता है, लैटरल टाइप का मतलब क्या, प्लासेंटा लोअर सेगमेंट में है बट इज नॉट टचिंग द इंटरनल ओस। ठीक है, तो पहला कैटेगरी क्या हुआ, टाइप 1 का मतलब क्या, टाइप 1 इन द सेंस प्लासेंटा located in the lower segment, but not reaching the internal os। समझ में आया, है या ना? इंटरनल ओस तक ये नहीं पहुंचा। ठीक है, टाइप 2 जिसे बोलते हैं मार्जिनल टाइप। ठीक है, यहाँ पे इंटरनल ओस तक ये पहुंच गया, इसलिए मार्जिन बोल रहे हैं। द मार्जिन ऑफ द प्लासेंटा इज टचिंग द इंटरनल ओस। फॉर एग्जाम्पल मान के चल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हो गया मतलब सर्विक्स, ये हो गया इंटरनल ओस, तो लोअर सेगमेंट में अटैच्ड है बट इज नॉट रीचिंग द
इंटरनल ओस, इसे क्या बोलेंगे? Internal. दिस इज कॉल्ड टाइप 1 और लैटरल Type 1. लैटरल Lateral. टाइप। समझ में आया? Yes, sir. Now the type 2 is called as what? When the margin will be touching the internal os. ये हो गया internal os, ठीक है। इंटरनल ओस प्लासेंटा का जो मार्जिन है अगर ये ऐसे टच करता है, सो व्हाट इज दिस कॉल्ड? मार्जिनल टाइप। समझ में आया? द प्लासेंटल एज इज रीचिंग अप टू द इंटरनल ओस। समझ में आ रहा है? हाँ या ना बोल दो। तो पहला वाला कैटेगरी है, तो पहला वाला कैटेगरी क्या है? प्लासेंटा ऐसा है, आई मीन सॉरी यूट्रस ऐसा है, एंड ये हो गया क्या? सर्विक्स, एंड प्लासेंटा इज लो लाइंग बट नॉट टचिंग द, जल्दी बताओ, नॉट टचिंग द इंटरनल ओस, Internal os. ठीक है। इंटरनल ओस। वेरी गुड। अब यहाँ पे मार्जिनल टाइप में क्या हो रहा है? मार्जिनल टाइप Touching the- में, हाँ, प्लासेंटा मार्जिन या प्लासेंटल एज, प्लासेंटल एज या मार्जिन जो भी बोल सकते हो, इज टचिंग द इंटरनल ओस, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? सो हाउ दिस कुड Yes, बी, sir. ये कैसा होता है? लाइक दिस, ठीक है। ये हो गया इंटरनल ओस एंड प्लासेंटा विल बी टचिंग दिस, ठीक है ना? समझ में आ रहा है क्या? यस सर। नाउ द नेक्स्ट टाइप इज कॉल्ड इनकम्प्लीट सेंट्रल। इनकम्प्लीट सेंट्रल मतलब क्या? प्लासेंटा कवर्स द इंटरनल ओस व्हेन क्लोज्ड बट डायलेशन के टाइम ये बाहर आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब फॉर एग्जांपल मान के चलो अभी सर्विक्स डायलेट नहीं हुआ है, ठीक है, सर्वाइकल डायलेशन नहीं हुआ है और सर्विक्स कुछ इस टाइप का है, ठीक है, सर्वाइकल डायलेशन नहीं हुआ है और प्लासेंटा जो दिखता है ना वो कुछ इस टाइप का दिखता है, ठीक है। प्लासेंटा इज कवरिंग द होल इंटरनल ओस। लेकिन जैसे ही क्या हुआ, सर्विक्स डायलेट हुआ, ठीक है, जैसे ही सर्विक्स डायलेट हुआ, मान के चलो ऐसा डायलेट हुआ, तो डायलेशन कैसे होता है अगर ध्यान से याद रखोगे ना, वो ये लोअर सेगमेंट क्या होता है ऊपर की तरफ ऐसे उठ जाता है, याद है क्या? ऐसे लोअर सेगमेंट ऐसे ऊपर की तरफ उठता है तो ये स्ट्रेच होके ऊपर चला जाएगा, तो प्लासेंटा भी खींच के ऊपर चला जाता है, उठ जाता है ऊपर की तरफ। समझ रहे हो ना? Yes, sir. समझ रहे हो बात? स्ट्रेच होता है ऊपर की तरफ, जैसे ये लोअर सेगमेंट ऊपर की तरफ स्ट्रेच होता है, ये सर्विक्स क्या होगा? खुलेगा। अभी जैसे ऊपर की तरफ जाता है, अभी प्लासेंटा क्या होगा? यूट्रस का लाइन के साथ ऊपर खींच के चला जाएगा। समझ रहे हो ना? अब ये डायलेशन के टाइम ये क्या होता है? इंटरनल ओस को क्लोज नहीं करता, दैट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट सेंट्रल। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. तो इसमें क्या होता है? Yes, sir. इनकम्प्लीट सेंट्रल का मतलब क्या? जब सर्विक्स डायलेट नहीं हुआ है, क्लोज्ड है, उस दौरान ये प्लासेंटा कंप्लीटली इंटरनल ओस को कवर किया होगा, लेकिन जैसे सर्विक्स डायलेट होता है प्लासेंटा हट जाता है इंटरनल ओस से, ठीक है ना? समझ में आ रहा है क्या? प्लासेंटा Yes. यस सर। placenta covers the internal os, ठीक है ना, when closed। जब ये क्लोज रहता है इंटरनल ओस, तब ये क्या होता है? ये कवर कर लेता है इंटरनल ओस को, बट ठीक है, बट नॉट व्हेन डायलेटेड, बट नॉट व्हेन डायलेटेड। जब ये डायलेट होता है तब ये कवर नहीं करता, तब बोलेंगे इनकम्प्लीट सेंट्रल। अभी कंप्लीट सेंट्रल का मतलब क्या होगा? कंप्लीट सेंट्रल का मतलब है वो चाहे क्लोज हो या डायलेट हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इंटरनल ओस को ये कंप्लीटली क्या कर रहा होगा? कवर कर रहा होगा, ठीक है ना। प्लासेंटा कवर्स द इंटरनल ओस, covers the internal os even when dilated, even when dilated। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। Now the type 1 and 2, this type 1 and type 2, these are going to be called as the minor type। इसे क्या बोलते हैं? These two are called as minor type,
ठीक है. एंड टाइप 3 and 4 these are called as what? Major type of placenta previa. These are going to be called as what? Major type. समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. So minor and major. Type 1 and 2 called as minor. Type 3 and 4 called as major. टाइप 2 को फिर ए एंड बी बता सकते हैं. टाइप 2 का भी 2 वेराइटी है. ठीक है. टाइप 2 का क्या वेराइटी है? एक है एंटीरियर वाला, एंटीरियर लाइंग, एंड नंबर 2 एंटीरियर, नंबर 2 इज पोस्टीरियर. जो पोस्टीरियर टाइप है, ठीक है ना, तो पोस्टीरियर प्लासेंटा, टाइप 2 पोस्टीरियर प्लासेंटा इज कॉल्ड एज डेंजरस टाइप. मेजर में जाएगा. ठीक है ना, डेंजरस टाइप. सबसे डेंजरस टाइप इज टाइप 2 पोस्टीरियर लाइंग प्लासेंटा. क्यों? जब बच्चा क्या होता है, नीचे की तरफ डिसेंट होता है, जो पोस्टीरियर पार्ट, पोस्टीरियरली मान के चलते हैं, फॉर एग्जांपल ये हो गया सर्विक्स, ठीक है ना, पोस्टीरियर पार्ट में अगर मान के चलो ये हो गया ओस. अगर पोस्टीरियर पार्ट में ऐसे प्लासेंटा है, तो जब बेबी डिलीवरी होता है ना, वो डायरेक्टली प्रेशर कहाँ पर होगा? प्लासेंटा के ऊपर. ठीक है ना. हो सकता है अम्बिलिकल कॉर्ड के ऊपर भी वो प्रेशर डाल दें. तो इसलिए सबसे डेंजर वाला जो टाइप है हम बोलते हैं पोस्टीरियर लाइंग टाइप 2 प्लासेंटा प्रीविया. टाइप 2 पोस्टीरियर लाइंग प्लासेंटा प्रीविया इज कॉल्ड एज द डेंजरस टाइप. क्यों ऐसा होता है? बिकॉज दे यूज टू कंप्रेस. दिस टाइप हैज, आई मीन, इज प्रोन टू बी कंप्रेस्ड बाय द फीटस. फीटस ये प्लासेंटा के ऊपर और कॉर्ड के ऊपर कंप्रेस कर सकता है, इसीलिए. ठीक है. और इसके वजह से, बिकॉज देर इज अ कंप्रेशन ऑन द प्लासेंटा, कंप्रेशन ऑन प्लासेंटा एंड द कॉर्ड, इसके वजह से बच्चा का क्या हो सकता है? देयर में बी एस्फैक्सिया, ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, या फिर देयर में बी इवन डेथ. सो द डेंजरस टाइप ऑफ प्लासेंटा प्रीविया इज द टाइप 2 पोस्टीरियर लाइंग प्लासेंटा. समझ में आया? हाँ या ना बोलो. Yes, sir. अभी Yes, sir. एक चीज नोट करो, जैसे ही बच्चा क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, ये क्या करेगा? प्लासेंटा को ऐसे दबाएगा. जैसे प्लासेंटा को दबाता है ना, ये प्लासेंटा से तो ऐसे क्या गया होगा? सॉरी, प्लासेंटा से क्या गया होगा? अम्बिलिकल कॉर्ड. हाँ या ना? अम्बिलिकल कॉर्ड तो ऐसे गया होगा. अभी अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर से जो ब्लड सर्कुलेशन है, क्या वो ठीक से होगा या कम होगा? क्या लग रहा है, बताओ. कम होगा. अभी जैसे ही कम होता है, ब्लड सर्कुलेशन जैसे कम होता है, फीटल हार्ट रेट डिक्रीज हो जाता है. ठीक है. इससे बोलते हैं स्टल वर्दी साइन. क्या बोलते हैं उसको? स्टल वर्दी साइन. याद रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा. स्टल वर्दी साइन. स्टल वर्दी साइन का मतलब क्या? स्टल वर्दी साइन का मतलब है जब प्लासेंटा के ऊपर कंप्रेशन होता है, जब फीटल हेड क्या होता है? व्हेन द फीटल हेड इज पुश्ड डाउन, जब हम फीटल हेड को मान के चलो फंडस से हमने क्या किया? फिटस को पुश किया थोड़ा सा, तो पुश करने से क्या होगा? डिसेंड होगा, हेड जाएगा किसके ऊपर? प्लासेंटा के ऊपर जाके कंप्रेशन होगा. प्लासेंटा को जैसे कंप्रेशन करता है, ब्लड सर्कुलेशन कम, फीटल हार्ट रेट कम हो गया. सो दिस इज कॉल्ड एज फीटल, आई मीन स्टलवर्दी साइन. स्टलवर्दी साइन से इसका डेफिनेशन याद रख लो, डिक्रीज फीटल हार्ट रेट. ठीक है. स्टलवर्दी साइन के अंदर फीटल हार्ट रेट कम हो जाता है व्हेन हेड इज पुश्ड. और फीटल हेड यहां पे याद रख सकते हैं, फीटल हेड इज पुश्ड. Excuse me. Pushed down into the pelvis. Down into the pelvis. समझ में आया? हाँ या ना बोलो. So what is this called? Called Stallworthy sign. कोई डाउट बता दो. No, sir. Now there is revised classification. There is another classification as per the ACOG guideline.
रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन, revised classification based on ACOG, American College of Gynecology, on 2014. 2014 को एक क्लासिफिकेशन आया, इसे बोलते हैं हम लोग ACOG का क्लासिफिकेशन। इसके अंदर से, इसके हिसाब से हम प्लासेंटा प्रीविया को दो कैटेगरी से हम बांट सकते हैं। नंबर 1 इज कॉल्ड ट्रू प्लासेंटा प्रीविया, true placenta previa, and the number 2 is called as low lying placenta. The number 2 is called as what? Low lying placenta. What is true placenta previa? True placenta previa मतलब क्या? प्लासेंटा कंप्लीटली कवर कर रहा होगा इंटरनल ओस को, ठीक है। प्लासेंटा covers the internal os, covers the internal os, ठीक है। लो लाइंग प्लासेंटा किसको बोलेंगे? लो लाइंग प्लासेंटा उसे बोलेंगे अगर मान के चल रहे हैं ये हो गया इंटरनल ओस, गिव मी अ सेकंड, मान के चल रहे हैं ये हो गया इंटरनल ओस, और इंटरनल ओस से कुछ 2 सेंटीमीटर हम आगे की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ कितना? 2 सेंटीमीटर। अगर प्लासेंटा अगर ये 2 सेंटीमीटर के अंदर आ जाता है, ठीक है, मान के चल रहे हैं इधर आ गया, बट इज नॉट कवरिंग द इंटरनल ओस। समझ में आ रहा है क्या? प्लासेंटा is lying within 2 centimeter of the internal os but not covering the internal os. समझ में आया क्या? इंटरनल ओस को ये कवर नहीं कर रहा, बट इंटरनल ओस से 2 सेंटीमीटर के अंदर ही है, उसे बोलेंगे क्या? लो लाइंग प्लासेंटा। प्लासेंटा लाइज within 2 centimeter of internal os but not covering. समझ में आया है ना? बोलो। यस सर। ना अगर NCLX देखोगे अगर NCLX देखोगे तो वहां पे क्लासिफिकेशन 3 बताया गया है। क्या बताया गया है? बोला है एक तो कंप्लीट या टोटल मतलब प्लासेंटा प्रीविया, दूसरा बोला है पार्शियल, तीसरा बोला है मार्जिनल। 3 क्लासिफिकेशंस हैं आज पर NCLX गाइडलाइन, आई मीन नॉट गाइडलाइन, NCLX बुक। NCLX बुक जो बेसिकली हम लोग फॉलो करते हैं, एक तो है टोटल या कंप्लीट, टोटल या कंप्लीट प्लासेंटा प्रीविया। नंबर 2 बोलता है पार्शियल प्लासेंटा प्रीविया। नंबर 3 बोलता है मार्जिनल या फिर लो लाइंग, ठीक है। सो टोटल या कंप्लीट प्लासेंटा प्रीविया, इसका मतलब क्या? ये कंप्लीटली सर्विक्स को क्या कर रहा होगा? कवर कर रहा होगा, ठीक है ना। सो कवर्स इंटरनल ओस को, हाँ, इंटरनल ओस को। प्लासेंटा covering the internal os completely. पार्शियल में क्या होता है? पार्शियल में होता है ऐसे, इंटरनल ओस से 3 सेंटीमीटर ऊपर। यस, वेरी गुड। मान के चल रहे हैं ये हो गया हमारा यूट्रस का मतलब सर्विक्स से कुछ 3 सेंटीमीटर मान के चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। अगर ये 3 सेंटीमीटर के अंदर प्लासेंटा आ गया तो क्या बोल देंगे? पार्शियल टाइप। अगर तीसरा जो हम बोलते हैं कि ये हो गया सर्विक्स और ये 3 सेंटीमीटर इधर तक है,
अगर प्लासेंटा 3 सेंटीमीटर के अंदर भी नहीं आ रहा तो इसे क्या बोलेंगे? मार्जिनल या लो लाइंग। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? यस सर। सो क्या बोलेंगे? सो पार्शियल टाइप का मतलब क्या? पार्शियल का मतलब है द लोअर बर्डर ऑफ प्लासेंटा। जो लोअर बर्डर ये वाला है, नीचे वाला जो बर्डर है, लोअर बर्डर ऑफ प्लासेंटा is within 3 सेंटीमीटर। याद रखना, within 3 सेंटीमीटर ऑफ इंटरनल ओस। ठीक है, बट नॉट फुली कवरिंग। ये कवरिंग नहीं किया है। लो लाइंग या मार्जिनल टाइप का मतलब क्या है? लोअर बर्डर विल बी lower border of placenta is more than 3 centimeter away from the internal os। ठीक है ना? more than 3 centimeter of internal os। समझ में आया? हाँ या ना बोलो। so these are going to be the classifications based on different guidelines and different books। Now let's talk about what are the clinical features या symptoms, signs symptoms of placenta previa। So first we'll talk about the signs। ठीक है, साइंस मतलब जो हम देख पाएंगे। प्लासेंटा प्रीविया वाला केस में क्या होता है? मोस्ट कॉमनली देयर इज हेमोरेज, ब्लीडिंग होता है या ना? हेमोरेज होता है या ब्लीडिंग होता है। एंड याद रखना, दिस ब्लीडिंग आर बेसिकली पेनलेस। ठीक है, पेनलेस ब्लीडिंग याद रखना इज प्लासेंटा प्रीविया, बट ब्लीडिंग विथ abdominal पेन इंडिकेट्स देयर इज अब्रूप्टियो प्लासेंटा। ठीक है, दोनों के बीच में ये ध्यान से याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछता है। पेनलेस मतलब डेफिनेटली प्लासेंटा प्रीविया है। ठीक है, ब्राइट रेड और डार्क रेड भी। हाँ, डार्क रेड आता है कौन सा वाला केस में? अब्रूप्टियो प्लासेंटा वाला केस में। एंड लाइट रेड वाला ब्लीडिंग जो है, फ्रेश ब्लड जो आता है, वो है प्लासेंटा प्रीविया वाला केस में। नेक्स्ट, यहाँ पे हेमरेज या ब्लीडिंग होता है, पहला वाला बात। नेक्स्ट क्या होता है? देयर इज एब्डोमिनल। अगर एग्जामिनेशन किया जाए तो यूट्रस कैसा है, जो कि अपोजिट है कंपेयर टू अब्रूप्टियो प्लासेंटा। विल टॉक अबाउट दैट। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन अगर किया जाए, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन अगर किया जाए तो यूट्रस कुछ इस टाइप का लगेगा हमें। यूट्रस का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा? एक तो सॉफ्ट लगेगा यूट्रस, जो कि हार्ड होता है इन अब्रूप्टियो प्लासेंटा। ठीक है, नॉन टेंडर मतलब पेनफुल नहीं है। अगर हम पल्पेट करेंगे तो पेन नहीं होगा, लेकिन अब्रूप्टियो प्लासेंटा में एब्डोमिनल पेन होता है, जैसे ही टच किया पेन। ठीक है, एंड यूट्रस इज रिलैक्स्ड। इसका कंप्लीटली अपोजिट है कौन सा वाला केस में? अब्रूप्टियो प्लासेंटा वाला केस में हार्ड होगा, टेंडर होगा एंड रिलैक्स नहीं है, कंट्रैक्ट होकर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे प्लासेंटा मान के चल रहे हैं, ये हो गया हमारा यूट्रस, एंड प्लासेंटा मान के चल रहे हैं कुछ इस टाइप का है। क्या हेड एंगेज हो पाएगा? क्या हेड नीचे आ सकता है डिसेंट होके? नहीं, क्योंकि ये तो इंटरनल ओस को कवर करके रखा है, सर्विक्स को ये कवर करके रखा है। तो कभी भी बच्चा डिलीवरी हो सकता है क्या थ्रू वाजाइनल कैनल? इज इट पॉसिबल? नो। ठीक है ना। सो प्लासेंटा प्रीविया कंप्लीटली कवर कर लिया है मान के चलो इंटरनल ओस को। ये वाला केस में क्या प्रॉब्लम है कि फीटस कभी भी एंगेज नहीं होता है, तो इसलिए हर टाइम वो क्या होता है, इसका जो पोजीशन है वो चेंज होता रहता है। समझ रहे हो ना बात? अगर वो एक बार पेल्विस के अंदर आ गया, इसका हेड जो है घूम नहीं पाता, लेकिन इसमें क्या होता है, वो एंगेज नहीं होता। अगर एंगेजमेंट नहीं होता तो फिर क्या होगा, ये घूमेगा इधर उधर। समझ गए ना बात? तो यही वाला बात होता है कि एंगेजमेंट अगर हो गया तो फिर ये फिक्स हो जाएगा। अगर एंगेजमेंट नहीं होता है तो फिर इधर उधर घूमता है बच्चा। समझ रहे हो ना बात? सो यहाँ पे माल प्रेजेंटेशन होने का खतरा ज़्यादा है। माल प्रेजेंटेशन होने का खतरा ज़्यादा है। माल प्रेजेंटेशन होने का खतरा ज़्यादा है क्योंकि स्टेबल नहीं है बच्चा, अनस्टेबल लाए है।
यहाँ पे फीटल हार्ट साउंड या फीटल हार्ट रेट या फीटल हार्ट साउंड दोनों यहाँ पे पॉजिटिव प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि बच्चा मोस्ट कॉमनली यहाँ पे अलाइव होता है, ठीक है। एंड देयर इज अनदर साइन कॉल्ड स्टलवर्दी साइन, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की है, वो भी पॉजिटिव होता है। कम होगा। स्टलवर्दी साइन विल बी पॉजिटिव। स्टलवर्दी साइन का मतलब क्या? बच्चा को अगर हम पुश करेंगे, दिस द हेड विल बी compressing the placenta and the cord, leading to decrease in the fetal heart rate. That is called as what? Stallworthy sign. ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? चलो, वेरी गुड। अब यहाँ पे एक चीज जो तुम्हें एग्जाम में पूछेगा, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हें ये पर वासाइनल एग्जामिनेशन करना चाहिए या नहीं? पर वासाइनल एग्जामिनेशन पीवी तुम्हें करना चाहिए ये वाला केस में या नहीं, बताओ? नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? मान के चल रहे हैं ये हो गया प्लासेंटा, यूट्रस, एंड नाउ दिस इज द सर्विक्स, ठीक है। प्लासेंटा इज समव्हाट लाइंग हियर, ठीक है, एंड दिस इज द अम्बिलिकल कॉर्ड, नाउ दिस इज द बेबी फॉर एग्जाम्पल। ब्लीडिंग ज्यादा होगी और उसके साथ साथ उसका, ठीक है ना, तो ये ऐसा कुछ है प्लासेंटा के साथ। अब ये मान के चल रहे प्लासेंटा अगर ऐसा है तो हम जब पीवी करेंगे तो सर्विक्स कितना डायलेट हुआ है वो तो देखेंगे, है ना? बोलो, समझ रहे हो ना? सो फिंगर कहां पर डालना पड़ेगा? यू हैव टू इंसर्ट द फिंगर टिल इंटरनल लोस, है ना? बोलो, यहां पे फिंगर यहां तक डालना पड़ेगा। और मान के चलो यहाँ पे अगर प्लासेंटा है और तुम्हारा फिंगर जाके किधर लगेगा? प्लासेंटा के ऊपर। तो जैसे ही प्लासेंटा के ऊपर लगा तो क्या होगा? ब्लीडिंग होने का ज़्यादा खतरा रहेगा। तो इसलिए डू नॉट डू पीवीई इन केस ऑफ प्लासेंटा प्रीविया, दिस इज एब्सोल्युटली नॉट रिकमेंडेड। समझ गए क्या? नॉट रिकमेंडेड, नॉट रिकमेंडेड, समझ गए? हाँ या ना बोलो? यस सर। सो पर वाजाइनल एग्जामिनेशन इज एब्सोल्युटली नॉट रिकमेंडेड। अगर तुम थोड़ा बहुत डाउट कर रहे हो कि प्लासेंटा प्रीविया है फ्रॉम अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड तो करना पड़ेगा, हाँ या ना बोलो? हमें तो करना होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा ना प्लासेंटा का लोकेशन किधर है। अगर है प्लासेंटा प्रीविया, डोंट गो फॉर पर वाजाइनल एग्जामिनेशन। समझ गए? हाँ या ना बोलो? यस सर। सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। और क्या बोलता है? हेमरेज एंड ब्लीडिंग विदाउट पेन, दिस इज वन मोर इम्पोर्टेंट मतलब इंफॉर्मेशन है जो एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना? सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या मतलब बेसिकली होता है? देयर इज अ ब्लीडिंग होता है या हेमरेज होता है विथ, इंपॉर्टेंट याद रखना, ब्लीडिंग के साथ क्या याद रखना? पेनलेस होगा, देयर इज पेनलेस ब्लीडिंग, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंट इज सडन अनसेट, ठीक है। एंड द ब्लीडिंग विल बी रिकरेंट मतलब बार बार होना, ठीक है। अभी जब शुरू होता है ना, जब शुरू होता है थोड़ा सा अमाउंट का ब्लीडिंग होगा। मान के चलो प्लासेंटा जो है सर्विक्स के ऊपर है, ठीक है। जैसे सर्विक्स थोड़ा सा डायलेट हुआ तो प्लासेंटा का जो ब्लड वेसल है थोड़ा सा रप्चर हुआ, ब्लीडिंग होगा, और थोड़ा सा अमाउंट का होगा, स्मॉल अमाउंट का होगा, विच इज कॉल्ड एज वार्निंग हेमरेज, ठीक है। आगे जाके धीरे धीरे वो ब्लीडिंग जो है वो बढ़ता जाएगा। तो इसलिए जो ब्लीडिंग है वो रिकरेंट होता है, लेकिन अब्रूप्टिव प्लासेंटा में वो होगा नहीं। सडन गस मतलब आइदर बिल्कुल नहीं होगा कॉन्सिल टाइप में, या फिर अगर हेमोरेज होता है ज़्यादा अमाउंट का होगा, ठीक है। तो ये रिकरेंट होता है मोस्ट कॉमनली, रिकरेंट ब्लीडिंग होगा, सडन अनसेट होगा, पेनलेस होगा, एंड देयर इज नो कॉजलेस। बट अब्रूप्टिव प्लासेंटा वाला केस में मोस्ट कॉमनली देयर इज ए प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ इंजुरी। मान के चलो किसी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, फिजिकल असल्ट हुआ, वो सारे केसेस में मोस्ट कॉमनली अब्रूप्टिव प्लासेंटा होता है, नॉट प्लासेंटा प्रीविया वाला केस में नहीं है। तो ब्लीडिंग मोस्ट कॉमनली मदर को नहीं, मतलब मान के चलो मदर गिर गई या फिर फिजिकल असल्ट हुआ या फिर कहीं से एक्सीडेंट हो गया मदर को, तो उस टाइम के दौरान जो ब्लीडिंग होगा ना वो बिकॉज ऑफ द अब्रूप्टिव प्लासेंटा, राइट। लेकिन प्लासेंटा प्रीविया में ऐसा कोई कॉज
पहले कोई हिस्ट्री नहीं होगा, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज कॉजलेस, ठीक है ना। कॉजलेस होगा, ब्लीडिंग का कोई कॉज पता नहीं चलेगा। इनिशियली जो स्मॉल अमाउंट का ब्लीडिंग होता है उसे हम क्या बोल रहे हैं, वार्निंग हेमरेज। याद रखना, वार्निंग हेमरेज, वार्निंग हेमरेज आगे जाके और ज़्यादा होने वाला है, ये खतरा है। वार्निंग हेमरेज ये पहले से वार्निंग दे रहा है, ठीक है ना। वार्निंग हेमरेज कि आगे जाके और ज़्यादा ब्लीडिंग होगा। तो वार्निंग हेमरेज का मतलब क्या है, द इनिशियल स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग, इनिशियल स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है, इज कॉल्ड एज व्हाट, वार्निंग हेमरेज। समझ में आया, हाँ या ना बोल दो। यस सर। नाउ व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ अब्रूप्टिव प्लेसेंटा प्रीविया। रिस्क फैक्टर्स, क्यों प्लेसेंटा लो लाइंग होता है, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स, तो यहाँ पे कॉज तो नहीं बता सकते, क्या रिस्क फैक्टर्स है, किन मदर्स को ज़्यादातर प्लेसेंटा जो है क्यों जाके लोअर साइड में या लोअर सेगमेंट में क्यों जाके मतलब अटैच हो जाता है। सो अगर कोई मदर को हिस्ट्री है प्लेसेंटा प्रीविया का, हिस्ट्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, देन नेक्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा प्रीविया होने का खतरा ज़्यादा है। अगर मैटरनल एज ज़्यादा है तो प्लेसेंटा प्रीविया होने का खतरा ज़्यादा है, ठीक है। इंक्रीज्ड मैटरनल एज, अगर मल्टीपैरिटी है, मल्टीपैरिटी अगर बार बार कोई प्रेगनेंसी हो रहा तो हो सकता है कि वो केस में हो, या अगर देयर इज़ अ हिस्ट्री ऑफ यूट्राइन सर्जरी, यूट्राइन सर्जरी वो केस में प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है। देन मल्टीफिटल प्रेगनेंसी, मल्टीफिटल प्रेगनेंसी मतलब मल्टीपल क्या बोलें, अगर बेबीज होगा, ट्विंस या फिर ट्रिपलेट्स, ठीक है, क्वाड्रिप्लेट्स, तो ये मल्टीफिटल प्रेगनेंसी वाला केस में देयर मे बी अ रिस्क ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया बिकॉज ऑफ इंक्रीज साइज ऑफ द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का साइज बड़ा होगा, मान के चलो एक बच्चे के लिए जितना प्लेसेंटा का साइज चाहिए, 2 बच्चे के लिए और ज़्यादा बड़ा, 3 बच्चे के लिए और ज़्यादा, ठीक है ना। तो ये केस में अगर प्लेसेंटा का साइज बढ़ जाता है तो हो सकता है कि वो जाके लो लाइंग में आ जाए। देन देयर इज अनदर रिस्क फैक्टर कॉल्ड स्मोकिंग। स्मोकिंग अगर मदर कर रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आई मीन ड्यूरिंग या फिर बिफोर प्रेगनेंसी में भी देयर इज अ रिस्क, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो नहीं होगा, बिफोर प्रेगनेंसी डेफिनेटली। स्मोकिंग अगर कर रही है मदर देन देयर इज अ रिस्क। So these are going to be the risk factors. Now next we'll talk about the management of placenta previa. देखो यहाँ पे 2 चीज़ होता है प्लेसेंटा प्रीविया में। मान के चलो कोई मदर है, उसे नहीं पता प्लेसेंटा प्रीविया है या नहीं। हमें पता चला जब हम फर्स्ट टाइम अल्ट्रासोनोग्राफी किए तो यूएसजी से हमें पता चला कि द प्लेसेंटा इज लो लाइंग, ठीक है ना, लो लाइंग, लेकिन वहाँ से कोई ब्लीडिंग नहीं हो रहा, कुछ नहीं है, कोई साइन सिम्टम नहीं, बस अल्ट्रासाउंड में पता चला है। समझ गए, हाँ या ना बोलो। ये है एक कंडीशन, समझ में आ रहा है क्या। सो देयर इज नो एक्टिव ब्लीडिंग, समझ रही हो क्या, हाँ या ना बोल दो। यस सर। दूसरा ऐसा कंडीशन हो सकता है जहां पर लो लाइंग वाला प्लेसेंटा यूएसजी से पता चला था, लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी धीरे धीरे आगे बढ़ा तब ब्लीडिंग होना शुरू हुआ। तो हमारे पास 2 टाइप के मदर आ सकते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया दोनों को है, एक जिसका ब्लीडिंग नहीं हो रहा, दूसरा जिसका ब्लीडिंग हो रहा है। ऐसा 2 कंडीशन आ सकता है, हाँ या ना बोलो। यही तो 2 होगा, और क्या, ब्लीडिंग हो रहा होगा अभी या फिर ब्लीडिंग नहीं हो रहा होगा। अगर ब्लीडिंग नहीं हो रहा, इसका मतलब पहले से हमें पता है फ्रॉम द अल्ट्रासोनोग्राफी कि देयर इज अ प्लेसेंटा प्रीविया, बट हमें ये मदर को प्रोटेक्ट करना है, आगे जाके ब्लीडिंग होगा, रिस्क है, हाँ या ना बोलो। समझ रहे हो ना, आगे जाके रिस्क होगा क्योंकि अभी ब्लीडिंग नहीं हो रहा। मान के चलो पहला फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमने अल्ट्रासाउंड किया, हमें पता चला कि प्लेसेंटा इज लो लाइंग, हमें ये खतरा पता चला कि आगे जाके ये मदर को डेफिनेटली कहीं ना कहीं क्या होगा, ब्लीडिंग तो होगा। समझ रहे हो ना बात। तो हमें ये मदर को प्रोटेक्ट करना है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट। क्या बोलेंगे, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे जाके ब्लीडिंग हो सकता है, सो द मैनेजमेंट विल बी कॉल्ड एज व्हाट,
एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट, जो कि अभी ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, देयर इज नो एक्टिव ब्लीडिंग। समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो क्या? यस सर। और दूसरा क्या बोलेंगे, अगर किसी का ब्लीडिंग हो रहा है, द मैनेजमेंट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? एक्टिव मैनेजमेंट। सो देयर आर टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मैनेजमेंट डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मदर वी आर अप्रोचिंग। ठीक है? सो नंबर 1 कॉल्ड एज व्हाट? एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट। Expectant management, and the number 2 we are saying this is active management. समझ रहे हो क्या? यस सर। सो एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट का मतलब क्या? अभी ब्लीडिंग हो रहा है या नहीं हो रहा, बताओ? नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है। ठीक है ना? हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे जाके ब्लीडिंग होगा। कैसे पता चला हमें? कैसे पता चला बताओ? आगे जाके ब्लीडिंग होगा, हमें कैसे पता चला? प्लेसेंटा प्रीविया है। कैसे पता चला प्लेसेंटा प्रीविया? वी हैव डन अल्ट्रासोनोग्राफी। ठीक है ना? जैसे ही हमने यूएसजी किया तो हमें पता चला कि आगे जाके ये मदर को हो सकता है कि ब्लीडिंग हो। देन हमें क्या करना चाहिए? अभी से मैनेजमेंट इसको देना चाहिए। ठीक है? सो द टाइप ऑफ मैनेजमेंट वी आर गिविंग हैज सर्टेन गोल्स। इसका कुछ गोल होता है। बेसिकली दिस टाइप ऑफ मैनेजमेंट इज कॉल्ड एज मैकेफी रेजिम। ठीक है? एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट इज कॉल्ड एज व्हाट? याद रखना, जो हम फॉलो कर रहे हैं गाइडलाइन को, दैट गाइडलाइन इज कॉल्ड एज मैकेफी रेजिम। मैकेफी रेजिम। ठीक है? द गाइडलाइन इज कॉल्ड एज व्हाट? मैकेफी रेजिम। अभी गाइडलाइन के हिसाब से हमारा जो पहला वाला गोल है, तो गोल क्या होगा? जब हम मैनेजमेंट दे रहे हैं एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट के, आगे जाके इसका ब्लीडिंग हो सकता है, द गोल इज टू कैरी आउट द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को टर्म तक लेके जाना हमारा पहला वाला गोल है। ठीक है ना? कैरी आउट प्रेगनेंसी टिल टर्म तक लेके जाना एटलीस्ट। ठीक है ना? क्योंकि अभी ब्लीडिंग नहीं हो रहा, हम चाहेंगे कि ब्लीडिंग ना हो, तो प्रेगनेंसी टर्म तक चले, तो हम ये चाहेंगे। तो उसके लिए जो हमें करना पड़ेगा, मैनेजमेंट विल डू दैट। ठीक है? देन देयर इज अ रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग होने से क्या हो सकता है? मदर का लाइफ रिस्क है, तो ये रिस्क को कम करना। ठीक है? सो कीपिंग द मदर्स लाइफ सेफ, अनदर गोल, कीपिंग मदर्स लाइफ सेफ, दिस इज अनदर गोल। ठीक है? एंड अगर हो सकता है कि प्लेसेंटा प्रीविया हो, तो ये वाला केस में हो सकता है कि जब ब्लीडिंग होगा, मान के चलो 34 वीक्स, 32 वीक्स या 36 वीक के अराउंड अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाता है, हमें डिलीवरी करना पड़ेगा, तो बच्चा प्री टर्म होगा। अभी प्री टर्म मतलब बच्चा का लंग्स उतना डेवलपमेंट नहीं होता है, तो हमारा एक गोल रहेगा कि फिटल लंग को मैच्योर करना। तो इसलिए पहले से अराउंड 32 वीक्स या 34 वीक्स के अराउंड हमें क्या कर देना, आफ्टर 28 वीक्स, बेसिकली आफ्टर 28 वीक्स वी टू स्टार्ट कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक है ना? यस, डेक्सामेथासोन या फिर बेटामेथासोन। ठीक है ना? तो अचीव फिटल लंग मैच्योरिटी, दिस इज अनदर गोल, अचीव फिटल लंग मैच्योरिटी, दिस इज अनदर गोल। ठीक है? सो प्रेगनेंसी को टर्म तक लेके जाना, मदर का लाइफ को सेफ रखना, बच्चा को भी सेफ रखना। ये हमारा मदर को सेफ रखना, बच्चा को सेफ रखना, प्रेगनेंसी को टर्म तक लेके जाना, यही हमारा गोल है एज पर द मैकेफी रेजिम। इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा मैनेजमेंट, और क्या क्या मतलब गाइडलाइंस हैं, तो वो सारे चीज़ें हम पढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट एक्टिव मैनेजमेंट वाला केस में हमारा क्या गोल रहता है। ठीक है? एक्टिव मैनेजमेंट वाला केस में क्या हो रहा है, अभी रिसेंटली अभी कंटिन्यू हो रहा है ब्लीडिंग, है ना? बोलो, ब्लीडिंग चल रहा है, एक्टिव ब्लीडिंग है ना? बोलो, अभी क्या करना पड़ेगा? प्रेगनेंसी यहीं पे बंद करना पड़ेगा, आगे नहीं जा सकते क्योंकि ब्लीडिंग हो रहा है ना? बोलो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इधर नॉर्मल वाजाइनल डिलीवरी कराएंगे या फिर क्या करेंगे? LACS, है ना? समझ रही हो ना? तो यहाँ पे प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो हमारा पहला वाला गोल है इन केस ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट इज टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी, टर्मिनेट प्रेगनेंसी। समझ गए? हाँ या ना? बोलो।
प्रेगनेंसी इरेस्पेक्टिव ऑफ जेस्टेशनल एज। ऐसा क्यों क्यों टर्मिनेट करना पड़ेगा? क्योंकि दोनों को खतरा है, मदर को भी खतरा है क्योंकि ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा है, शॉक में चला जाएगी, है ना, बोलो, शॉक में चली जाएगी। और दूसरा फिटस को भी खतरा है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, हिपोक्सिया होके बच्चा भी डेथ हो जाएगा। अब ये एक्टिव मैनेजमेंट में इसलिए इमीडिएट इंटरवेंशन चाहिए, इमीडिएटली बच्चा को बाहर निकालना चाहिए, सो दैट मदर विल बी सेफ एंड बेबी को अगर बचा सकते हैं तो बढ़िया, नहीं तो अलग बात है। समझ रहे हो बात? हाँ या ना बोलो, समझ रहे हो क्या? यस सर। अभी ये एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट और एक्टिव मैनेजमेंट का क्या इंडिकेशन है? कब हम एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट को कैरी आउट करेंगे, कब हम एक्टिव मैनेजमेंट कैरी आउट करेंगे, तो यहाँ हमारे पास कुछ क्राइटेरियाज हैं। सो एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट एंड द एक्टिव मैनेजमेंट। एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट का जो इंडिकेशंस हैं, कब हम एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट को कैरी आउट करेंगे, इंडिकेशंस, एंड यहाँ पे एक्टिव मैनेजमेंट का क्या इंडिकेशंस हैं। एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट तब किया जाएगा जब देयर इज नो एक्टिव ब्लीडिंग। अगर एक्टिव ब्लीडिंग हो गया तो यहाँ पे एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट और नहीं है, वहाँ पे क्या होगा, एक्टिव मैनेजमेंट होगा। नो एक्टिव ब्लीडिंग होना चाहिए टू कैरी आउट एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट। मदर हेमोडायनामिकली स्टेबल होना चाहिए, हेमोडायनामिकली, तब हम सोचेंगे कि हाँ प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया जाएगा टिल टर्म। हेमोडायनामिकली स्टेबल होना चाहिए, मतलब बीपी ठीक होना चाहिए, हार्ट रेट ठीक होना चाहिए मदर का, ठीक है, एंड ब्लड सर्कुलेशन ठीक ठाक होना चाहिए। फीटल हार्ट रेट रीअश्योरिंग होना चाहिए, ठीक है ना, रीअश्योरिंग मतलब फीटल हार्ट रेट नॉर्मल होना चाहिए। अगर फीटल हार्ट रेट ठीक नहीं है, फीटल डिस्ट्रेस है, बढ़ गया या फिर कम हो गया, तो फीटस का कंडीशन ठीक नहीं है, तो हम कैसे सोचेंगे कि ये टर्म तक जाएगा बच्चा? समझ रहे हो ना? तो एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट के अंदर ये सारे क्राइटेरियाज आता है। नेक्स्ट, जेस्टेशनल एज कितना होना चाहिए, लेस देन 37 वीक्स। अगर 37 वीक्स हो गया तो फिर क्यों एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट, डायरेक्ट डिलीवरी करा दो, राइट। अभी यहाँ पे क्या, कार्डियोटोकोग्राफी, सीटीजी करेंगे। सीटीजी में क्या हमें पता चलेगा, फीटल हार्ट रेट, यूट्राइन कंट्रैक्शन, वो सारी चीज़ें पता चलेगा, एंड दैट शुड बी रिएक्टिव। इसका मतलब यूट्रस ठीक ठाक है, एंड जो फिटल हार्ट रेट यहाँ से पता चलेगा सीटीजी से, अगर हार्ट रेट ठीक ठाक है तो बढ़िया, ठीक है ना, तो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज अल्ट्रासोनोग्राफी जब हम किए हैं तो वहाँ पे कोई फिटल अनोमली नहीं होना चाहिए, नो फिटल अनोमली, ठीक है। अगर फिटल अनोमली हुआ क्यों कैरी आउट करेंगे भाई, क्यों टर्म तक लेके जाएंगे? अनोमली है तो अभी क्या कर देंगे, डिलीवरी करा देंगे, टर्मिनेट करेंगे। समझ रहे हो ना बात? तो एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट कब किया जाएगा, जब कोई एक्टिव ब्लीडिंग नहीं हो, हेमोडायनेमिकली मदर स्टेबल होना चाहिए, बीपी, पल्स और जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक होना चाहिए, फिटल हार्ट रेट अगर ठीक ठाक है, बच्चा और मदर दोनों तो ठीक होना चाहिए ना, सिंपल अगर बोलें तो, राइट। मदर और बेबी दोनों या फिटस दोनों ठीक हैं, तब हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के लिए सोचेंगे। एक्टिव ब्लीडिंग नहीं हो रहा, मदर ठीक है, हेमोडायनेमिकली स्टेबल है, फिटस ठीक है, फिटल हार्ट रेट ठीक है, जेस्टेशनल एज 37 वीक्स के ऊपर नहीं गया, सीटीजी जब किए तो रिएक्टिव है, यहाँ से पता चलता है कि यूट्रस ठीक ठाक काम कर रहा है, बच्चा भी हार्ट रेट ठीक है। अल्ट्रासोनोग्राफी किए तो यहाँ पे फिटल अनोमली नहीं है। सिंपल अगर बोलें तो मदर और बेबी दोनों ठीक है, तब हम आगे कंटिन्यू करा पाएंगे। समझ रहे हो? हाँ या ना बोलो। नेक्स्ट अगर मान के चलते हैं एक्टिव मैनेजमेंट वाला केस में इंडिकेशंस क्या, जैसे एक्टिव मैनेजमेंट कब किया जाएगा, अगर मान के चलो किसी का एक्टिव ब्लीडिंग हो रहा है तो ये वाला केस में हम वेट नहीं कर सकते, अभी इमीडिएट मैनेजमेंट इसको चाहिए, ठीक है। और एक्टिव मैनेजमेंट कब, हेमोडायनेमिकली स्टेबल अगर नहीं है मदर, हेमोडायनेमिकली अनस्टेबल,
क्लिनिकली अनस्टेबल, मान के चलो हाइपरटेंशन हो गया, प्रीक्लाम्सिया हो गया, आई मीन हो सकता है किसी का पल्स वीक हो, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा हो, हेमोडायनेमिकली अनस्टेबल अगर मदर है, या फिर मदर शॉक में चली गई, ठीक है, इतना ब्लीडिंग हुआ कि शॉक में चली गई। जेस्टेशनल एज अगर मान के चलो 37 वीक्स के ऊपर हो गया है तो इमीडिएटली क्या करो, थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हो रहा है तो बच्चे को निकाल दो, क्या प्रॉब्लम है। एंड पेशेंट इन लेबर, तब क्या करना चाहिए, 37 वीकर अगर हो गया बच्चा तो बाहर निकाल दो, क्या प्रॉब्लम है, दोनों बच जाएंगे, ठीक है ना। अगर या फिर अगर फीटल डिस्ट्रेस है, फीटल डिस्ट्रेस जहां पर हमें सीटीजी से पता चलता है, फीटल हार्ट साउंड से पता चलेगा, या फिर फीटल हार्ट रेट से पता चलेगा, फीटल हार्ट रेट इधर कम होगा या ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर मान के चलो बच्चा का फीटल हार्ट साउंड जो है या फिर फीटल हार्ट रेट जो है अगर एब्सेंट है तो बच्चा मर गया, तभी क्यों प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना, इमीडिएट इंटरवेंशन चाहिए, बच्चा को निकाल दो, ठीक है ना। अगर हमने जो अल्ट्रासाउंड किया था वहाँ पे पता चलेगा कि बच्चे को क्या है, कोई कंजेनिटल अनोमली है, ठीक है, अगर फीटल अनोमली है तो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करेंगे। एक्टिव मैनेजमेंट का काम क्या है, टर्मिनेट करना है या ना, बोलो, समझ रहे हो क्या यस सर। तो यहाँ पे प्लासेंटा प्रीविया का जो दो डिफरेंट मैनेजमेंट हम बात कर रहे हैं, तो ये एक एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट है, दूसरा एक्टिव मैनेजमेंट। अभी एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट का हमने पढ़े कि गोल क्या होगा, इंडिकेशंस क्या क्या हैं। नाउ विल टॉक अबाउट, अगर किसी एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट हम चाहते हैं कि आगे कंटिन्यू हो प्रेगनेंसी, बच्चा ठीक है, मदर ठीक है, तो क्या क्या हमें मैनेजमेंट करना है तो वो देखेंगे। एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट एंड एक्टिव मैनेजमेंट। तो एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या हमें ट्रीटमेंट देना चाहिए मदर को। नंबर 1, एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट हम चाहते हैं कि प्रेगनेंसी टर्म तक कंटिन्यू हो, तो इसलिए हमें मदर को अगर थोड़ा बहुत जो पहले हमने बात किए हैं कि थोड़ा बहुत अगर ब्लीडिंग हो गया तो वो तो चली जाएगी एक्टिव मैनेजमेंट के अंदर। अगर ब्लीडिंग नहीं हुआ है, अल्ट्रासोनोग्राफी हमने किए हैं, पता चला कि लो लाइंग है, ठीक है, बेसिकली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करते हैं, अराउंड 34 वीक्स रिपीट अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अगर अल्ट्रासाउंड में फिर पता चला कि लो लाइंग है तो फिर हमें इमीडिएटली मदर को क्या करना चाहिए, हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ पेशेंट को इमीडिएटली हॉस्पिटलाइजेशन कर दो। दूसरा एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे जाके मदर को क्या होगा, ब्लीडिंग होगा, इसलिए हमें क्या कर देना चाहिए, ब्लड ग्रुपिंग कर देना चाहिए। ग्रुपिंग करके हमें इमीडिएटली जो ग्रुपिंग हमने किए हैं वो ग्रुप का ब्लड अरेंज कर लेना चाहिए, अरेंज फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूशन, ब्लड अरेंज करा लेना चाहिए, ठीक है। अगर मदर क्या है, RH नेगेटिव है, इफ मदर RH नेगेटिव तो क्या करना चाहिए, एंटी डी देना चाहिए, है ना, बोलो, या रोगाम जिसे बोलते हैं, रोगाम दे देना चाहिए। नंबर 4, अगर जेस्टेशनल एज लेस देन 34 वीक्स है तो बच्चा का लंग मैच्योरेशन के लिए क्या देना चाहिए, कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे देना चाहिए, ठीक है। नंबर 5, अगर कोई कंट्रैक्शन हो रहा है, इफ एनी कंट्रैक्शन, अगर मदर का कंट्रैक्शन शुरू हो गया है और हम चाहते हैं कि ये मतलब टर्म तक नहीं गया है, अब ग्रुप ट्यूब प्लासेंटा प्रीविया है, कंट्रैक्शन शुरू हो गया लेकिन टर्म तक नहीं गया है, कंट्रैक्शन शुरू हो गया है, तो कंट्रैक्शन को रोकने के लिए हमें क्या देना चाहिए, वी कैन एडमिनिस्टर टोकोलाइटिक्स। टोकोलाइटिक्स मोस्ट कॉमनली जो दिया जाता है वो है निफेडिपिन, ठीक है, या फिर मैग्नीशियम सल्फेट दिया जा सकता है, बट मोस्ट कॉमनली निफेडिपिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है ना, समझ में आ रहा है क्या। और एक्टिव मैनेजमेंट का जो पहला वाला गोल है वो क्या है, टर्मिनेशन मतलब क्या, प्रेगनेंसी को स्टॉप करना, बच्चा को डिलीवरी करा देना।
तो डिलीवरी कराने के लिए हमारे पास मोड ऑफ डिलीवरी क्या है? मोड ऑफ डिलीवरी दो ही है क्या? एक तो नॉर्मल वाजाइनल डिलीवरी या फिर LSCS, हाँ या ना बोलो? यस सर। डिपेंडिंग ऑन की लोकेशन ऑफ द प्लेसेंटा कहां पर है। ठीक है, अगर मान के चलो टाइप 1 या फिर टाइप 2 है, ठीक है, Type 2 टाइप का 1, हाँ टाइप 2 का एंटीरियर टाइप, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? तो ये वाला केस में वी कैन ट्राई नॉर्मल वाजाइनल डिलीवरी। ठीक है, अगर टाइप 2 का पोस्टीरियर टाइप, 3 and 4। टाइप 2 का पोस्टीरियर टाइप, ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, या फिर टाइप 3 एंड 4, टाइप 3 एंड टाइप 4, ये सारे केसेस में क्या कराना चाहिए? LSCS। ये होता है एक्टिव मैनेजमेंट। तो प्लेसेंटा प्रीविया के रिगार्डिंग ये मैनेजमेंट याद रखना इंपॉर्टेंट है, और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स में बताऊंगा, की पॉइंट्स बताऊंगा जो तुम्हें याद रखना चाहिए, रट्टा मार के याद रख लेना। ठीक है, तो क्या रट्टा मार के याद रख लेना है? सो प्रैक्टिकली अगर बात किया जाए तो ऑल केसेस ऑफ द प्लेसेंटा प्रीविया अंडरगोज LSCS। ठीक है, प्रैक्टिकली all cases used to go under LSCS। ठीक है, नंबर 2 important point, the most common cause of hysterectomy, ठीक है ना, पेरीपाटम मतलब एंटीनेटल, इंटरनेटल एंड पोस्टनेटल पीरियड, ठीक है ना, जिसे हम बोलते हैं पेरीपाटम पीरियड। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेरीपाटम हिस्टेरेक्टोमी। हिस्टेरेक्टोमी मतलब क्या? कौन बोलेगा? रिमूवल ऑफ, यस। अगर कोई मोस्ट कॉमन कॉज है जिसके वजह से, मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर कोई ऐसा मतलब कंडीशन आया जिसके वजह से हमें यूट्रस को रिमूव करना पड़े, तो वो कंडीशन है क्या? द कंडीशन इज प्लेसेंटा प्रीविया विथ प्लेसेंटा अक्रेटा। ठीक है, प्लेसेंटा इनक्रेटा, परक्रेटा एंड अक्रेटा, ये तीनों abnormality ऑफ द प्लेसेंटा, वो वाला क्लास में मैंने बताया हुआ है विथ पिक्चर बताया हुआ है, और अभी यहाँ पे नहीं बताऊंगा, वो वाला क्लास देखो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। मेजर कॉम्प्लिकेशन, अगर प्लेसेंटा प्रीविया होता है तो मेजर कॉम्प्लिकेशन आफ्टर डिलीवरी क्या होगा? द मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी होने के बाद प्लेसेंटा प्रीविया का जो कॉम्प्लिकेशन होता है मोस्ट कॉमनली किसका कॉम्प्लिकेशन? मैटरनल कॉम्प्लिकेशन, याद रखना, मैटरनल। मेजर मैटरनल कॉम्प्लिकेशन ऑफ द प्लेसेंटा प्रीविया आफ्टर डिलीवरी इज पोस्टपार्टम हेमरेज, PPH। ठीक है, द मोस्ट कॉमन फीटल कॉम्प्लिकेशन of the placenta previa is low birth weight. The most common complication of the placenta previa fetal complication is LBW, low birth weight। ठीक है, सो रट्टा मार के ये चार पॉइंट याद रख लेना। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। द सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एंटीपार्टम हेमोरेज विच इज कॉल्ड एज व्हाट? अब्रूप्टियो प्लेसेंटा। कोई डाउट यहाँ तक बता दो पहले तो, ये शुरू करने से पहले टॉपिक प्लेसेंटा प्रीविया के रिगार्डिंग कोई डाउट है? ठीक है, तो लेट मी शो यू दिस। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 प्लेसेंटा प्रीविया, जहां हम देख रहे हैं कि इट इज नॉट टचिंग द इंटरनल ओस को टच नहीं किया है। टच किया है क्या बता दो? टाइप 1 में वही हम लोग बात किए थे, प्लेसेंटा विल बी लो लाइंग बट इज नॉट रीचिंग अप टू इंटरनल ओस। टाइप 2 इज रीचिंग द इंटरनल ओस, हाँ या ना बोलो?
placenta is reaching up to internal os. The age of the placenta is reaching up to internal os. ठीक है ना. टाइप 3 अगर बात करें, टाइप 3 में हम लोग बात किए थे इनकम्प्लीट सेंट्रल, है या ना. जब सर्विक्स डायलेट नहीं हुआ है तब ये कंप्लीटली कवर किया हुआ है. जैसे ही सर्विक्स डायलेट होगा तो क्या होगा, डायलेट इन द सेंस ये ऊपर उठेगा, तब तो क्या होगा, डायलेट होगा ना, प्लेसेंटा ऊपर उठ जाएगा. हाँ, तो प्लासेंटा इसके साथ चला जाएगा ऊपर और इंटरनल ओस क्या होगा, कंप्लीटली ओपन रहेगा. सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इनकम्प्लीट सेंट्रल. एंड चौथा कैटेगरी जो है इसे बोल रहे हैं हम लोग सेंट्रल टाइप. इसमें क्या होगा, प्लासेंटा कंप्लीटली इंटरनल ओस को कवर किया होगा इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डायलेशन. ठीक है ना. सो दैट्स कॉल्ड एज टाइप 4 कैटेगरी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अब्रूप्टिव प्लासेंटा. यहां पे कोई डाउट बता दो एक बार. प्लासेंटा प्रीविया के रिगार्डिंग कोई डाउट नहीं. आगे बढ़ेंगे क्या, आगे बढ़ेंगे. चलो, अब्रूप्टिव प्लासेंटा. अब्रूप्टिव प्लासेंटा, इसको अदरवाइज क्या क्या बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज प्रीमैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा. प्रीमैच्योर सेपरेशन ऑफ द प्लासेंटा, प्रीमैच्योर separation of the placenta, separation, premature separation of placenta. Number 1. Number 2, also called as accidental hemorrhage. Accidental hemorrhage. So abruptio placenta, otherwise called as premature separation of placenta या accidental hemorrhage. ठीक है. Now let's talk about the important risk factors of abruptio placenta. ठीक है. रिस्क फैक्टर क्या है और इसको तुम्हें रट्टा मारना पड़ेगा. देयर इज नो शॉर्टकट, इसमें कोई मतलब है नहीं. अगर किसी का अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है, शॉर्ट है, शॉर्ट कॉर्ड, तो वो खींच पुल करेगा ना, हाँ या ना, प्लासेंटा को पुल करेगा. पुल करने से क्या होगा, बच्चा जैसे मूवमेंट करता है क्योंकि छोटा है अम्बिलिकल कॉर्ड, ये पुल कर प्लासेंटा को खींचेगा. खींचने से क्या होगा, वो सेपरेट हो जाएगा. सो शॉर्ट कॉर्ड एक रीजन है. एंड इसका एक्सप्लेनेशन कोई नहीं पता, जो फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से अब्रूप्टियो प्लासेंटा होता है. फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, ठीक है. एंड सिगरेट स्मोकिंग, लेस देन 30 अम्बिलिकल कॉर्ड, शॉर्ट कॉर्ड जो है. हाँ, अगर शॉर्ट कट हुआ तो क्या होगा, बच्चा मूवमेंट करता है ना अंदर, मूवमेंट करने से वो पुल होगा, कौन, प्लासेंटा. ठीक है ना, तो उसके वजह से होगा. कोकेन अब्यूज, कोकेन अब्यूज, इंक्रीज्ड मैटरनल एज, देन थ्रोम्बोफिलिया, प्री-एक्लाम्सिया, एक्सटर्नल इंजुरी या ट्रॉमा. अभी जैसे मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, कि कोई फिजिकल असल्ट हुआ, मदर गिर गई, तो वो वाला केस में एक्सटर्नल ट्रॉमा. अगर प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ अब्रूप्शन, ठीक है, अगर ट्विन प्रेगनेंसी हुआ, प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, then polyhydramnios, then single artery in the umbilical cord, single umbilical artery, so these are going to be the risk factors of अब्रूप्टियो प्लासेंटा. और तुम्हें ये रट्टा मार के याद रखना, इसका कोई शॉर्टकट है नहीं.
ठीक है, तो चलिए बात करते हैं रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ द अब्रूप्टियो प्लेसेंटा। सो क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द पेज क्लासिफिकेशन, जिसे बोल सकते हो पेज क्लासिफिकेशन। पेज इज a name, पेज क्लासिफिकेशन। पेज क्लासिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पे प्लासेंटा, अब्रूप्टियो प्लासेंटा को बेसिकली 4 ग्रेडिंग किया जाता है। बोलते हैं ग्रेड 0, देन ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। सो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ग्रेड 0 का मतलब है ग्रेड 0 का मतलब है रिट्रोस्पेक्टिव डायग्नोसिस किया जाता है। ये वाला केस में मैं बताता हूँ रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या हुआ। मान के चल रहे हैं कोई मदर आया और उससे कोई साइन सिम्टम नहीं है अब्रूप्टियो प्लासेंटा का। जैसे अल्ट्रासाउंड किया गया तो पता चला कि प्लासेंटा का जो पीछे वाला साइड में क्या है, क्लॉट है, लेकिन कोई ब्लीडिंग नहीं हो रहा, लेकिन क्लॉट है। इसे क्या बोलेंगे, रिट्रोस्पेक्टिव डायग्नोसिस। समझ गए, हाँ या ना बोलो। रिट्रोस्पेक्टिव मतलब क्या, पीछे चलना। रिट्रो मतलब पीछे, पीछे जाके डायग्नोसिस करना। कैसे, हमें अल्ट्रासाउंड करना है, अल्ट्रासाउंड करने के बाद हमें पता चला कोई मदर को कोई साइन सिम्टम नहीं, कुछ नहीं है। मदर के जैसे हमने अल्ट्रासाउंड किया, हमें पता चला कि क्लॉट है, कहाँ पर, प्लासेंटा का पीछे। समझ रहे हो क्या। सो रिट्रो प्लासेंटल क्लॉट है। रिट्रो प्लासेंटल मतलब क्या, रिट्रो मतलब बैक साइड, है या ना बोलो। रिट्रो मतलब बैक एंड प्लासेंटा मतलब प्लासेंटा। प्लासेंटा का बैक साइड में अगर क्लॉट रहता है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे यहाँ पे होगा बेबी, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लासेंटा का जो बैक साइड है, यहाँ पर क्लॉट जमा हुआ है, तो ये ब्लीडिंग नहीं होने वाला। ये केस में ये क्लॉट जमा हुआ है, लेकिन इतना कम है कि मदर को पता नहीं है। समझ में आ रहा है क्या, मदर को पता नहीं है और सिम्टम भी कुछ ऐसा नहीं है। तो जैसे ही अब्रूप्टियो प्लासेंटा हुआ, जो क्लॉट जमा हुआ है, तो हमने क्या किया, अल्ट्रासाउंड किया, कोई सिम्टम्स नहीं है, कुछ नहीं है। हमने अल्ट्रासाउंड करके पता चला कि वो प्लासेंटा अब्रूप्शन हुआ है। तो इसे क्या बोलेंगे, रिट्रोस्पेक्टिव डायग्नोसिस। समझ गए, हाँ या ना बोलो। Yes, sir. Retrospective diagnosis on the basis of retroplacental clot. Then number 2 is called grade 1. ग्रेड 1 कब बोलेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा होगा, देयर इज ब्लीडिंग पीवी, और बाकी यहाँ पे देखो कोई ब्लीडिंग नहीं है। ग्रेड 0 मतलब ब्लीडिंग नहीं है, नो ब्लीडिंग। ग्रेड 2 में यहाँ पे भी ब्लीडिंग हो रहा, एंड ग्रेड 3, ये तीनों में ब्लीडिंग हो रहा है, लेकिन एक जो नहीं हो रहा वो है क्या, ग्रेड 0। ब्लीडिंग पीवी तीनों में होता है। ग्रेड 1 हमें पता, ब्लीडिंग के साथ साथ क्या होता है, पेन एब्डोमेन होता है हर केस में, हाँ या ना बोलो। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या। अब्रूप्टियो प्लासेंटा जो ब्लीडिंग होता है अब्रूप्टियो प्लासेंटा के साथ, वो ब्लीडिंग पेन के साथ होता है या पेन एब्डोमेन होता है, लेकिन जो प्लासेंटा प्रीविया वाला केस में द ब्लीडिंग विल बी पेनलेस। ठीक है, सो ब्लीडिंग पर वाजाइना प्लस एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन या पेन एब्डोमेन जो भी बोल सकते हो, विल बी ग्रेड 1 प्लस द फीटल हार्ट साउंड नॉर्मल। ठीक है, तो क्या क्या याद रखना, ग्रेड 1 में ब्लीडिंग हो रहा है, पेन एब्डोमेन है, फीटल हार्ट साउंड नॉर्मल है। ग्रेड 2 में बोला जाता है ब्लीडिंग हो रहा है, साथ में एब्डोमिनल पेन है, ठीक है, प्लस फीटल डिस्ट्रेस। फीटल डिस्ट्रेस, यहां पे क्या चेंजेस हुआ,
पहले ग्रेड 0 में कोई ब्लीडिंग नहीं है, ग्रेड 1 में ब्लीडिंग पीवी है, एब्डोमिनल पेन है, फीटल हार्ट साउंड नॉर्मल है। ग्रेड 2 में ब्लीडिंग पीवी, एब्डोमिनल पेन, ये कॉमन है सारे केसेस में, ग्रेड 1 2 3। यहाँ पे एक चीज़ है, फीटल हार्ट साउंड नॉर्मल है, नेक्स्ट है फीटल डिस्ट्रेस। ग्रेड 3 में क्या हो रहा, ब्लीडिंग पीवी, एब्डोमिनल पेन, लेकिन यहाँ पे फिटस का डेथ हो गया है, फीटल डेथ। अगर बात करें चेंजेस किसी का हो रहा तो वो है क्या, फिटस का। बाकी तीनों, ये दोनों कॉमन है तीनों केसेस में, हाँ या ना बोलो। ब्लीडिंग पीवी एंड एब्डोमिनल पेन आर कॉमन इन ग्रेड 1 2 एंड 3। तो हमें देखना क्या होता है, फीटल हार्ट साउंड नॉर्मल है या नहीं। ठीक है, अगर फीटल हार्ट साउंड या फीटल हार्ट रेट अब नॉर्मल है, इधर हाई या कम, तो बोलेंगे फीटल डिस्ट्रेस। अगर बिल्कुल नहीं है तो बोलेंगे फीटल डेथ हुआ, हाँ या ना बोलो। साथ में हो सकता है कि प्लस और माइनस मदर को शॉक हो, या फिर प्लस और माइनस कोआगुलोपैथी या डीआईसी जिसे बोलते हैं, कोआगुलोपैथी, ये ग्रेड 3 के अंदर आ रहा। ठीक है, प्लस और माइनस शॉक, प्लस और माइनस कोआगुलोपैथी। ठीक है, तो ये आ रहा है ग्रेड 3 के अंदर, याद रहेगा, हाँ या ना बोलो। दिस इज कॉल्ड पेज क्लासिफिकेशन ऑफ अब्रूप्टियो प्लेसेंटा। समझ में आया? Yes, sir. Now next classification is called Sayre classification. Sayre's classification. Sayre's classification of abruptio placenta. यहाँ हम लोग बात करेंगे 3 ग्रेड के रिगार्डिंग। यहाँ पे बात करेंगे रिगार्डिंग ग्रेड, एंड देन विल टॉक अबाउट द रिट्रोप्लासेंटल क्लॉट कितना अमाउंट का है, रिट्रोप्लासेंटल क्लॉट कितना अमाउंट का यहाँ पे जमा हुआ है, एंड देन विल टॉक अबाउट द फीटल हार्ट रेट कितना है। ठीक है, उस हिसाब से ग्रेडिंग किया जाएगा। सो ग्रेड 1 का मतलब है, अगर रिट्रोप्लासेंटल मतलब प्लासेंटा का पीछे जो क्लॉट जमा हुआ है इज लेस देन इक्वल टू 150 ml, एंड फीटल हार्ट रेट जो है वो प्रेजेंट है, इसका मतलब बच्चा ठीक ठाक है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है क्या? नाउ ग्रेड 2 का मतलब है, अगर रिट्रोप्लासेंटल क्लॉट का जो अमाउंट है वो 150 ml से लेके 500 ml तक जमा हो गया है क्लॉट, और जो फीटल हार्ट रेट है वो अबनॉर्मल हो गया, मतलब फीटल डिस्ट्रेस हुआ है। ठीक है, नाउ अगर कैटेगरी 3 बात करें या ग्रेड 3 बात करें तो इसमें वही 150 ml टू 500 ml का ब्लड जमा होता है, एंड देयर इज absence ऑफ फीटल हार्ट रेट, मतलब बच्चा का क्या हो गया, डेथ हो गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? सो दिस इज रिगार्डिंग द सेयर्स क्लासिफिकेशन। आई होप, मतलब कंपैरिजन अगर करोगे ग्रेड 1 2 3 जो लास्ट वाला हम पढ़े थे, तो वहाँ पे क्या था, ब्लीडिंग पीवी प्लस पेन एब्डोमेन, हाँ या ना, एंड बच्चा का क्या था, फीटल हार्ट साउंड नॉर्मल था, हाँ या ना। यहाँ पे फीटल हार्ट साउंड प्रेजेंट लिखा है, वहाँ पे नॉर्मल हम बात कर रहे थे। यहाँ पे अबनॉर्मल लिखा है, वहाँ पे बात कर रहे थे फीटल डिस्ट्रेस। यहाँ पे एब्सेंट बोल रहे हैं तो वहाँ पे बात कर रहे हैं फीटल डेथ, हाँ या ना बोलो। तो वहाँ पे कॉमन था ब्लीडिंग पीवी एंड एब्डोमिनल पेन, यहाँ पे हम ले रहे हैं क्या, वॉल्यूम ऑफ द क्लॉट अक्यूमुलेटेड बिहाइंड द प्लासेंटा। ठीक है, दोनों को कंपैरिजन अगर करोगे तो ग्रेड 1 2 3 सेयर क्लासिफिकेशन और पेज क्लासिफिकेशन का ऑलमोस्ट मतलब लग रहा है कि हाँ हो, आसपास तो है, समझ रहे हो। यहाँ पे वॉल्यूम लिया है, वहाँ पे ब्लीडिंग पीवी एंड पेन एब्डोमेन, समझ गए, हाँ या ना बोलो। Now next we'll talk about the types of abruptio placenta. Types of abruptio placenta. So the types of abruptio placenta can be 3 different categories. Number 1 is called concealed type. Concealed type. Number 2 is called as revealed type.
नंबर थर्ड इज कॉल्ड एज व्हाट? मिक्स्ड टाइप. Mixed. ठीक है, लेट मी शो यू दिस. नाउ दिस वन. सो क्विंसल टाइप का मतलब क्या? जहां पर ये ए वाला पिक्चर देखो, यहाँ पे क्या देख रहे हो? यहाँ पे हम देख पाते हैं कि जो ब्लड अक्युमुलेट हुआ है ये हो गया प्लासेंटा, राइट? ये प्लासेंटा है. प्लासेंटा का जो बैक साइड है पीछे की तरफ ब्लड अक्युमुलेट हुआ है यहाँ पे, है या ना बोलो? सो ये सारे ब्लड अक्युमुलेट हुआ है. और ये ब्लड क्या बाहर आ रहा है या नहीं बताओ पहले तो? क्या वाजाइना नहीं. ये ब्लीडिंग आ रहा है क्या? ब्लड निकल के आ रहा है क्या? नहीं. दिस इज नॉट कमिंग आउट. तो इसे क्या बोलते हैं? कंसील्ड टाइप, हिडन टाइप. कंसील्ड का मतलब हिडन, ठीक है, जमा हो जाना. तो ये ब्लड कलेक्ट होता है बिहाइंड द प्लासेंटा बट डू नॉट कम आउटसाइड. समझ गए? हाँ या ना बोलो? ये बाहर नहीं आता है. समझ गए क्या? हाँ या ना बोलो? Yes sir. रिवील्ड टाइप मतलब क्या? ये बोलते हैं क्या? दिस इज कॉल्ड कंसील्ड टाइप. कंसील्ड टाइप. एंड रिवील्ड मतलब क्या? रिवील मतलब क्या? रिवील मतलब दिखाई देना, है या ना? सो यहां पे प्लासेंटा ऐसे सेपरेट होता है जहां से ब्लड क्या होगा? पवाजाइना ब्लीडिंग होगा. ब्लीडिंग पीवी, है या ना बोलो? यहां पे ब्लीडिंग हो रहा है तो बी को क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड रिवील्ड टाइप. है या ना बोलो? समझ में आ रहा है क्या? Yes sir. हाँ. सी ये भी कंसील्ड टाइप का लग रहा है बट एक्चुअली कंसील्ड टाइप, मिक्स्ड टाइप में क्या होता है मैं बताता हूँ. इधर कुछ अमाउंट का ब्लीडिंग होगा, ठीक है, कुछ अमाउंट का यहाँ से ब्लीडिंग होगा और कुछ कंसील्ड टाइप का होगा. यहाँ पे प्लासेंटा मान के चलो इधर है ऐसे. कुछ प्लासेंटा का बैक साइड में क्या है? प्लासेंटा का बैक साइड में क्लट जमा हुआ है और कुछ ऐसे ब्लीडिंग हो रहा है. दैट्स कॉल्ड एज व्हाट? मिक्स्ड टाइप. समझ रहे हो? हाँ या ना बोलो? समझ रहे हो क्या? कंसील्ड एंड रिवील्ड, यहाँ पे ब्लीडिंग हो रहा है और दूसरा साइड से क्या हो रहा? जमा भी हुआ है. तो ये दोनों को हम क्या बोलेंगे? मिक्स टाइप बोलेंगे. समझ रहे हो? हाँ या ना बोलो? एक प्रॉब्लम है विद द कंसील्ड टाइप, यहाँ पे जो क्लट जमा हुआ है, यहाँ पे देख रहे हो ना, जो क्लट जमा हुआ है इसका एक प्रॉब्लम है. ये ब्लड क्या होता है? धीरे धीरे ऑब्जर्व हो जाता है. कहाँ पर? यूट्राइन मसल के अंदर. समझ रहे हो ना? इसे ऑब्जर्व होता है. ब्लड जैसे ऑब्जर्व हो जाता है यूट्रस कुछ इस टाइप का दिखेगा. ठीक है, समझ रहे हो? देख रहे हो ना? तो ब्लड क्या होता है? मान के चलो हमारा हाथ में अगर कहीं पे ब्लड क्लट हो जाता है वो कैसे दिखता है? ब्लूइश नहीं दिखता. समझ रहे हो ना? वो स्किन कैसे दिखता है बताओ? Yes sir. तो वैसे अगर प्लासेंटा और यूट्राइन वॉल के बीच में कोई क्लॉट जमा हुआ है तो वो क्लॉट क्या होगा? धीरे धीरे वॉल के अंदर घुसेगा, है ना बोलो? और यूट्रस कैसे दिखता है? इसे ब्लूइश टाइप का दिखेगा. इसे बोलते हैं पॉट वाइन कलर. क्या बोलते हैं? पॉट वाइन कलर. Wine color. और ये पॉट वाइन कलर कौन सा वाला केस में दिखता है? ये दिखता है कंसील्ड टाइप में. ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? क्यों ऐसा दिखता है? क्योंकि कंसील्ड टाइप में ब्लड अक्युमुलेट हुआ है इसलिए ऑब्जर्व हो जाता है. लेकिन बाकी जो रिवील टाइप में इसमें तो जमा नहीं होता. जमा होने से तो जाके ऑब्जर्व होगा ना. ये तो निकल के बाहर आ जाता है, ये थोड़ी ना ऑब्जर्व होगा. समझ रहे हो ना बात? Yes sir. तो कंसील्ड टाइप में जैसे ऑब्जर्व होता है यूट्रस कुछ इस टाइप का दिखेगा जहां पर पॉट वाइन कलर का होता है. तो उससे बोलते हैं कोवलेर यूट्रस. क्या बोलते हैं? दिस टाइप ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड एज व्हाट? कोवलेर. याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट. कोवलेर. कोवलेर यूट्रस. ये कौन सा ट्रीटमेंट क्या होगा? बताता हूं. ये कोवलेर यूट्रस, इसका मतलब क्या है? कोवलेर यूट्रस का मतलब क्या है? जल्दी बताओ. कोवलेर यूट्रस का मतलब क्या है? इन कंसील्ड टाइप the blood, accumulated blood get observed into the myometrium or observed into the uterine wall or uterine musculature. That is called as what? Giving a port wine color. That's called as covular uterus. समझ में आ रहा है क्या? Yes sir. समझ में आ रहा है Yes क्या? sir. Yes sir. चलो. सो ये कौन सा कैटेगरी में आ रहा? कौन से टाइप में आता है? याद रखना, कंसील्ड टाइप में. समझ गए? हाँ या ना बोल दो. तो कंसील्ड का मतलब क्या हुआ?
कंसील्ड का मतलब क्या है? कंसील्ड मतलब है हिडन, जहां पर ब्लड कलेक्ट्स होता है, ब्लड कलेक्टेड और ब्लड कलेक्ट्स बिहाइंड द प्लेसेंटा, बिहाइंड द प्लेसेंटा, है ना? बोलो, समझ में आ रहा है क्या? बट नॉट कम आउटसाइड, बट नॉट कम आउटसाइड, समझ गए? है या ना? बोलो। इसके वजह से क्या होता है? द ब्लड विच इज एक्यूमुलेटेड बिहाइंड द प्लेसेंटा गेट अब्जॉर्ब्ड इनटू द यूट्राइन मसल, है या ना? बोलो। ब्लड अब्जॉर्ब्ड इनटू, और एक्स्ट्रावाइजेशन, अब्जॉर्ब नहीं बोलना चाहिए, द एक्स्ट्रावाइजेशन ऑफ द ब्लड इनटू द यूट्राइन मस्कुलेचर। एक्स्ट्रावाइजेशन मतलब ब्लड वेसल से निकल के सेल सेल के बीच में अक्युमुलेट होना, एक्स्ट्रावाइजेशन ऑफ ब्लड इनटू द यूट्राइन मसल्स, ठीक है ना? दैट गिव्स ए पोर्ट वाइन कलर, ठीक है ना? पोर्ट वाइन कलर, एंड दैट इज व्हाट कॉल्ड एज कोवलेर यूट्रस। समझ में आ रहा है क्या? कोवलेर यूट्रस, समझ में आया? हाँ या ना? बोल दो। दिस टाइप इज कॉल्ड एज व्हाट? कॉन्सिल टाइप। अभी यहां पे क्या करेंगे भाई? यहां पे कंप्लीटली हिस्टेरेक्टोमी किया जाता है, समझ गए? पूरा कंप्लीटली हिस्टेरेक्टोमी करना पड़ेगा, क्योंकि ये अब्रूप्टिव प्लेसेंटा वाला केस में टर्मिनेट करना एक ही बात है, मतलब एक ही डिफिनिटिव मैनेजमेंट है, और आगे प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। कोवलेर यूट्रस का दूसरा एक नाम है, ऑल्सो नोन एज, याद रखना, कोवलेर यूट्रस का दूसरा एक नाम है यूटेरो प्लेसेंटल एपोप्लेक्सी, यूटेरो प्लेसेंटल एपोप्लेक्सी, uteroplacental apoplexy is the another name of Koebler uterus. Now next we'll talk about the revealed type. Revealed में क्या होता है? There is separation of the placenta, and there is, जल्दी बताओ, there is hemorrhage which comes out through the vaginal canal, है ना? बोलो। blood comes out through vaginal, या फिर पीवी बोल सकते हैं, पर वजाइना। मिक्स टाइप में क्या होता है? मिक्स टाइप का मतलब क्या है? मिक्स टाइप मतलब कंसील्ड प्लस रिवील्ड, कंसील्ड प्लस रिवील्ड टाइप, ठीक है? और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप, याद रखना, मोस्ट कॉमन टाइप। द मोस्ट कॉमन टाइप इज मिक्स टाइप, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अब्रूप्टिव प्लेसेंटा इज द मिक्स्ड टाइप। समझ में आया? समझ में आया? Yes, sir. चलो, नाउ Yes, sir. next we'll talk about the clinical features of the abruptio placenta। क्या क्या clinical features होता है पहले याद रखेंगे। there is severe, पहले बात करते हैं सिम्टम्स के रिगार्डिंग, एंड देन विल टॉक अबाउट द साइंस। सिम्टम्स ऑफ द अब्रूप्टियो प्लेसेंटा, क्या सिम्टम्स होता है? पहले देयर इज सीवियर एंड कंस्टेंट एब्डोमिनल पेन, ठीक है? समझ में आ रहा है? और ये ज़्यादातर कॉन्सिल्ड टाइप में ज़्यादा होता है कंपेयर टू रिविल्ड टाइप। कॉन्सिल्ड टाइप में ज़्यादा एब्डोमिनल पेन होता है कंपेयर टू रिविल्ड टाइप। यहाँ पे ब्लीडिंग होगा, दोनों केसेस में होता है, प्लेसेंटा प्रीविया एंड अब्रूप्टिव प्लेसेंटा वाला केस में। लेकिन याद रखना, ब्लीडिंग जो अब्रूप्टिव प्लेसेंटा वाला केस में होता है, दिस इज नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग मतलब एक बार होगा, बार बार नहीं होता है। लेकिन प्लेसेंटा प्रीविया वाला केस में रिकरेंट होता है। रिकरेंट मतलब पहले स्मॉल अमाउंट का, देन धीरे धीरे बढ़ता जाता है, ठीक है?
देन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, देर इज नो वार्निंग हेमरेज। वार्निंग हेमरेज मतलब स्मॉल अमाउंट का पहले आना और धीरे धीरे बढ़ना। द इनिशियल स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग इन केस ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया इज कॉल्ड एज वार्निंग हेमरेज। यहाँ पे वार्निंग हेमरेज नहीं होता है, ठीक है, डिफरेंस याद रखना। समझ रहे हो क्या? यूजुअली ब्लीडिंग अकर्स आफ्टर ट्रॉमा। ब्लीडिंग यूजुअली अकर्स आफ्टर ट्रॉमा, ठीक है। सो दिस आर सिम्टम्स एंड नाउ नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट द साइन, ठीक है। साइन में हम बात करेंगे जब हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे तब यूट्रस का कुछ शेप साइज हमें कैसा लगेगा? हार्ड होगा यूट्रस। हाँ, यूट्रस विल बी, प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है, सॉफ्ट रहता है। यहाँ पे क्या होगा, द यूट्रस विल बी हार्ड, ठीक है। कंट्रैक्शन होगा यूट्रस में। हाँ, इसीलिए हार्ड हो गया, टेंस हुआ, ठीक है ना, टेंस हो जाएगा। एंड साथ में वहां पे क्या था, नॉन टेंडर था प्लेसेंटा प्रीविया में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेंडर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली यूट्रस का ये कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, ठीक है। वहां पे फिटस का जो साइन सिम्टम हम बात कर रहे थे, फिटस नॉर्मली क्या होता है, फिटल हार्ट रेट वगैरह सारा प्रेजेंट रहता है। लेकिन यहाँ पे फिटल कंडीशन अगर बात करें, देयर विल बी फिटल डिस्ट्रेस, क्योंकि प्लेसेंटा निकल के बाहर आ गया, प्लेसेंटा जो डेसिडुआ से डिटैच हो गया है, तो इसलिए जो सर्कुलेशन है वो ठीक से नहीं हो पाएगा। सो फिटल डिस्ट्रेस होगा एंड समटाइम देयर विल बी absence of fetal heart sound, ठीक है, समझ में आया? So these are going to be the important clinical features you should remember. Now next we'll talk about the management. The management of abruptio placenta. The management will be emergency management, क्योंकि bleeding हो रहा है, इमरजेंसी मैनेजमेंट क्या क्या करना चाहिए एंड असेसमेंट इमरजेंसी मैनेजमेंट से पहले क्या करना चाहिए। सो व्हाट इंपॉर्टेंट असेसमेंट्स यू मस्ट डू। तो पहले अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस, तो उस हिसाब से हमें फ्लूइड या फिर ब्लड वॉल्यूम को हमें रिप्लेस करना होता है, ठीक है, अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस। देन जेस्टेशनल एज, सो दैट वी कैन फाइंड आउट कि फिटल मैच्योरिटी कितना हुआ है, so that we can start corticosteroid etc. maturity, and also we should assess fetal well-being, बच्चा कैसा है ना, fetal status। immediately अल्ट्रासाउंड करो, हमें पता होना चाहिए बच्चा कैसा है, fetal status, है ना, बोलो समझ में आ रहा है क्या? और क्या चाहिए, क्योंकि ब्लड ज़्यादा जा रहा है तो इसीलिए हमें क्या चाहिए, एबीओ ग्रुपिंग चाहिए एंड आरएच ग्रुपिंग एज वेल, है ना, बोल दो, सो दैट वी कैन गो फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। समझ में आ रहा है क्या? और क्या चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकता है कि मदर को एनीमिया हो, हेमोग्लोबिन का परसेंटेज चाहिए, पीसीवी चाहिए एंड प्लेटलेट काउंट चाहिए एंड कोआगुलेशन, लाइक अदर कोआगुलेशन स्टडीज़ भी हम कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस आर गोइंग टू बी द इनिशियल असेसमेंट्स दैट वी नीड टू डू। एंड देन द मैनेजमेंट, इमरजेंसी मैनेजमेंट क्या क्या हम करेंगे। पहले ब्लीडिंग ज़्यादा हो गया है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के लिए टाइम चाहिए, क्योंकि हमें एबीओ एंड आरएच ग्रुपिंग करना है। उससे पहले हमें क्या करना, इन्फ्यूजन लगाना है ना। मोस्ट कॉमनली क्रिस्टलॉइड चलाना चाहिए। क्रिस्टलॉइड के अंदर क्या चला सकते हैं, तो नंबर 1 वी कैन स्टार्ट आरएल एंड नॉर्मल सलाइन, ठीक है। क्यों, दिस आर गोइंग टू बी द आइसोटोनिक टाइप। समझ गए, हाँ या ना बोलो, समझ में आ रहा है क्या? देन वी कैन assess the or monitor the fetal status, fetal monitoring, CTG कर सकते हैं, ठीक है, नॉन स्ट्रेस टेस्ट NST करा सकते हैं एंड देन द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, दिस इज इमरजेंसी मैनेजमेंट। एंड देन इमीडिएटली जितना जल्दी हो सकता है हमें क्या करना चाहिए, डिलीवरी करा देना चाहिए, ठीक है। सो डिलीवरी करा देना चाहिए। सो डिलीवरी आइदर हम LACS कराएंगे या फिर नॉर्मल वाजाइनल डिलीवरी कराएंगे, समझ रहे हो, हाँ या ना बोलो। सो वो कौन सा कैटेगरी में, मतलब कब हम करेंगे डिलीवरी,
तो वो बेसिकली डिपेंड करता है कि सर्विक्स फेवरेबल है या नहीं है। अगर फेवरेबल है तो नॉर्मल वाजाइनल डिलीवरी डायलेशन हो गया, तो निकाल सकते हैं। अगर पेशेंट लेबर में है और सर्विक्स फेवरेबल है, देन वी कैन स्टार्ट द आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन जाओ और ऑक्सीटोसिन स्टार्ट करके नॉर्मल वाजाइनल डिलीवरी करा सकते हैं। अगर लेबर में नहीं है देन एलएसएस करा सकते हैं या फिर आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करा के नॉर्मल वाजाइनल डिलीवरी करा सकते हैं। तो बेसिकली डिलीवरी जो कराएंगे वो डिफरेंट होगा बेस्ड ऑन द कॉन्सिल टाइप एंड रिवेल टाइप। दोनों केस में नॉर्मल वाजाइनल डिलीवरी या एलएसएस किया जा सकता है। कॉन्सिल टाइप एलएसएस चूज करा सकते हैं, ठीक है, या फिर नॉर्मल वाजाइनल डिलीवरी करा सकते हैं। लेकिन यहां पे क्या होना चाहिए, नॉर्मल वाजाइनल डिलीवरी के लिए फेवरेबल सर्विक्स, मतलब डायलेशन होना चाहिए एंड देयर इज नो सीपीडी एक्सेट्रा। नॉर्मल वाजाइनल डिलीवरी के लिए जो क्राइटेरियाज हैं वो होना चाहिए। तो इसलिए हमें अगर लेबर शुरू नहीं हुआ है देन वी कैन डू आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। अगर लेबर शुरू हो गया है, रप्चर नहीं हुआ है, तो भी हम आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करा सकते हैं और लेबर इंड्यूस कराने के लिए ऑक्सीटोसिन भी स्टार्ट करा सकते हैं। वैसे रिवेल्ड टाइप में अगर लेबर में पेशेंट है इन लेबर, ठीक है, तो फिर यहाँ पे दो चीज़ हो सकता है। अगर फेवरेबल नहीं है तो एलएससीएस, अगर फेवरेबल है देन सर्विक्स फेवरेबल है तो आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन ऑक्सीटोसिन चला सकते हैं, देन नॉर्मल वाजाइनल डिलीवरी। अगर लेबर में नहीं है, नॉट इन लेबर, तो हमें इंड्यूस करना पड़ेगा, लेबर को इंड्यूस करना पड़ेगा। तो इंड्यूस करने के लिए क्या चाहिए, रप्चर करना पड़ेगा मेम्ब्रेन एंड ऑक्सीटोसिन शुरू करना पड़ेगा, देन विल स्टार्ट नॉर्मल वाजाइनल डिलीवरी, ठीक है। सो एनीवे यहाँ पे कंफ्यूजन होने वाला है कि कब नॉर्मल वाजाइनल डिलीवरी एलएसएस कराएंगे। सो दैट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द मदर। लेकिन अल्टीमेटली जो हमें करना है वो है आइदर नॉर्मल वाजाइनल डिलीवरी या एलएसएस एंड दैट वी आर नॉट गोइंग टू चूज। तो नर्सिंग वाला पार्ट में ना ये नहीं पूछेगा कि नॉर्मल वाजाइनल डिलीवरी किया जाएगा या एलएसएस किया जाएगा, ठीक है ना। सो द डिसीजन विल बी टेकन बाय द सर्जन, ठीक है। सो नॉर्मल वाजाइनल डिलीवरी या एलएसएस अल्टीमेटली किया जाएगा जो भी हो, ठीक है। लेकिन और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें याद रखना, वो है क्या, दो चीज़। डू नॉट गिव टोकोलाइटिक्स, डू नॉट एडमिनिस्टर, डू नॉट एडमिनिस्टर क्या, टोकोलाइटिक्स। क्यों नहीं देंगे बताओ, क्योंकि ब्लीडिंग हो रहा है। टोकोलाइटिस तो रोकता है। हाँ, टोकोलाइटिक्स लाइक क्या, मैग्नीशियम सल्फेट मैग्नीशियम और या फिर निफेडिपिन। या अगर दे देंगे तो क्या होगा, यूट्रस रिलैक्स हो जाएगा, है ना। और रिलैक्स होने से क्या होगा, ब्लीडिंग ज़्यादा होगा, समझ रहे हो ना। हम चाहते हैं कि यूट्रस कंट्रैक्ट होकर रहे सो दैट जो यूट्रन आर्टरीज वगैरह हैं तो वो सारे क्या होगा, कंट्रैक्ट होकर रहेगा। अगर ये रिलैक्स हो जाता है तो जो ब्लड वेसल्स हैं यूट्रस के अंदर वो सारे डायलेट हो जाएंगे, ठीक है ना, और ज़्यादा ब्लीडिंग होगा। इसलिए डू नॉट एडमिनिस्टर टोकोलाइटिक, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें क्या देना चाहिए, यू कैन एडमिनिस्टर ऑक्सीटोसिन, है या ना, बोलो एडमिनिस्टर ऑक्सीटोसिन, समझ गए। ऑक्सीटोसिन दे सकते हैं जो कि ऑक्सीटोसिक्स हैं, यूट्राइन कंट्रैक्शन कराता है, समझ गए। सो व्हाट इज द डेफिनेटिव मैनेजमेंट, डेफिनेटिव मैनेजमेंट ऑफ अब्रूप्टियो प्लेसेंटा, द मैनेजमेंट इज डिलीवरी कराना, हाँ या ना, बोलो। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, हाँ, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी दैट विल बी इमीडिएट डिलीवरी कराओ, और कुछ नहीं करा सकते, इमीडिएट डिलीवरी। सो दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ द अब्रूप्टियो प्लेसेंटा। आई होप सो समझ में आया है सबको। स्टिल डाउट बताओ। कोई डाउट बता दो। ओके, यस बोल दो। कोई अगर एब्रूपियो प्लेसेंट का कोई नहीं, प्लेसेंटा प्रीविया का आता है और उसका डायग्नोस हो चुका है, अब
इसे पूछा जाए कि फास्ट आज नर्सिंग रोल क्या रहेगा, सिर्फ पता है एडमिशन हो गया है। मतलब एक पेशेंट आया हुआ है जिसका प्लासेंटा प्रीविया डायग्नोसिस है ऑलरेडी। हाँ, डायग्नोसिस पहले से है हाँ और वो एडमिशन हुआ है अस्पताल में आके। हाँ। तो अजय नर्सिंग क्या मतलब, फर्स्ट तो असेसमेंट, देन डायग्नोसिस, नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग असेसमेंट, ये सारे में क्या क्या रहेगा क्वेश्चन? पहला वाला बात है, तुम्हें जितना हो सकता है पेशेंट को रेस्ट देना है, पहला वाला नहीं, बात। मैं वो नहीं सर, सर मैं ट्रीटमेंट नहीं बोल रही हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ हाँ कि पेशेंट आया है, डॉक्टर डायग्नोस कर दिया, डॉक्टर भेज दिया, मतलब ओपीडी से वो आ गया वार्ड में। अब आज नर्सिंग असेसमेंट क्या होगी, क्या क्वेश्चन नर्स पूछेगी और डायग्नोस में क्या क्या लिखेगी, वो तुम पूछ रही प्रीविया के रिगार्डिंग क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हो बताओ? पहले से हिस्ट्री पूछोगे, हूँ। हिस्ट्री ठीक है ना? होगी। हिस्ट्री और पूछना है क्या, पहले कभी प्रीविया हुआ था कोई बच्चे का, पहला कोई रिपोर्ट्स वगैरह तुम्हारे पास है, वो पूछ सकते हो। अभी ये जो करंट प्रेगनेंसी है इसके दौरान कभी तुम्हें ब्लीडिंग हुआ है, समझ रहे हो ना? सो हिस्ट्री Yes, sir. पहला वाला बात है, तुम्हें पूछना है, ठीक है। एंड दूसरा, ड्यूरिंग लाइक द प्रेगनेंसी कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए इफ देर इज प्लेसेंटा प्रीविया, राइट? समझ रहे हो ना वो बात? भी पूछना। यस हाँ सर, वो पूछ सकते हैं ना, दैट शुड बी आस्क्ड। हाँ या ना बोलो, ये पूछना चाहिए, यस सर, तो यस ये सर, पूछ सकते हैं। सो हिस्ट्री के अंदर ये सारी चीजें आएगा, समझ रहे हो ना सर। बात? नंबर 2, ये हिस्ट्री पूछने के बाद नंबर 2 हम ये इंस्पेक्ट कर सकते हैं, वनली ऑब्जर्वेशन या वनली इंस्पेक्शन ऑफ द पेरिनियल एरिया, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वनली इंस्पेक्शन करा सकते हैं, बट देयर शुड नॉट बी, आई मीन वी आर नॉट रिकमेंडिंग पर वाजाइनल एग्जामिनेशन, वी आर नॉट रिकमेंडिंग। क्या कर सकते हैं? वनली द इंस्पेक्शन ऑफ द inspection होगा। वल्वा, इंस्पेक्शन ऑफ द वल्वा, ठीक है ना? तो यहां पे क्या पता चलेगा, इफ देर इज एनी काइंड ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है ना, तो एनी काइंड ऑफ ब्लीडिंग दैट कैन बी डिटेक्टेड, समझ गए? हाँ या ना बोलो। यस सर। यस सर, तो सर अगर कोई आया है प्लेसेंटा प्रीविया का और पहले उसका बीपी नहीं था, अभी उसका बीपी 140 से एबव गया है, तो फिर नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ओनली इन्फॉर्म टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। यस डेफिनेटली, तुम एडमिनिस्टर नहीं कर सकते अगर बीपी ज़्यादा हो गया, धीरे धीरे बढ़ रहा है, 140/90 इज ओके, ठीक है ना? नहीं, एबव जा रहा है तो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी बात इतना रहना चाहिए कि डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है और कुछ नहीं इन्फॉर्म करना कर देंगे डेफिनेटली। और यहाँ पे अगर 140/90 तो मॉनिटरिंग करना चाहिए आगे ये बढ़ रहा है या नहीं, समझ रहे हो? है। अच्छा, तो मॉनिटरिंग करोगे, जैसे अगर बढ़ता गया तो हम क्या करेंगे, इमिडिएटली बताएंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पे चलेगा क्या, एंटी हाइपरटेंसिव चलेगा, ठीक है ना? नहीं, वो साथ तो में डॉक्टर बताएंगे तब चलेगा। हाँ, क्या चलेगा क्या नहीं वो बताएंगे, समझ के? हमारा अच्छा, काम तो है यहाँ पे क्या करना, मॉनिटरिंग करना सिर्फ मॉनिटरिंग करना है। हाँ जी सर। ठीक है, चलो, जी सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।